सलाम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारी एंडेवर पाकिस्तान के साथ सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान की 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स स्लैश बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज की हमारी कॉन्वर्जेशन ई कॉमर्स से ही कनेक्टेड है, बिकॉज ई कॉमर्स इज रैपिडली ग्रोइंग इन पाकिस्तान एंड आई नो पर्टिकुलरली अ लॉट ऑफ यू गाइज आर कनेक्टेड आइदर डायरेक्टली टू द ई कॉमर्स सेक्टर, या कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि यार हम भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई चीज़ बनाएं या चीज़ प्रोक्योर करके उसको बेचें। ई कॉमर्स के अंदर 2018-19 के अंदर मैंने कदम रखा था, बड़ा मज़ा भी आया था, उसमें बहुत सारी लर्निंग्स भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी अच्छा कमाया था। लेकिन उस टाइम के ऊपर बड़े सारे मसाइल थे, चाहे सोर्सिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए, कस्टमर सर्विस, हर चीज़ आपको खुद से जुगाड़ पे करनी होती थी। मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वन वे और द अदर टेक्निकल समझ के कर ली थी। थैंकफुली अब टाइम बड़ा बदल चुका है, और एक आम आदमी जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई मतलब एक दुकानदार जो है ना टेक्निकली, वो भी बहुत आराम से, बहुत आसानी से ई कॉमर्स कर सकता है। पेमेंट्स बहुत हद तक डिजिटल हो चुकी हैं। प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ प्लग एंड प्ले क्लिक बेस्ड आप पूरे पूरे सेटअप कर सकते हैं थ्रू शॉपिफाई एंड अदर्स। और उसके अलावा जो आपका लॉजिस्टिक्स का भी इवन सेटअप है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स आ चुके हैं। एंड इसमें लास्ट टाइम हमारी जब पोस्ट टैक्स से रिसेंटली बात हुई थी, तो उस पे उन्होंने पूरा का पूरा इसका फाइनेंसिंग का भी सिस्टम बताया था, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स तो मैनेज हो ही रही है, बट साथ ही आपकी जो पेमेंट्स हैं, जो उसके मसाइल होते थे लॉजिस्टिक्स कंपनीज के साथ, कैश ऑन डिलीवरी के साथ, वो भी अब सोल्यूशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। पोस्ट एक्स की जब हमने कॉन्वर्जेशन की, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली व्यूड फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन। एंड उसके अंदर काफ़ी लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि यार इनका मॉडल तो बड़ा अच्छा है, ठीक है पैसे वगैरह ये हमारे सॉर्ट आउट कर देते हैं, लेकिन इनके मसाइल बड़े सारे हैं। मतलब जो लॉजिस्टिक्स है, जो कि हमारी खैर उस पॉडकास्ट में डिस्कशन भी हुई थी, कि लॉजिस्टिक्स इज़ अ टफ बिजनेस, इट्स अ वेरी लो रेजर थिन मार्जिन बिजनेस, एंड सो और उसमें इतने सारे डिफरेंट नोड्स होते हैं कि जब आपने उनके साथ डील करना होता है, उनका कोऑर्डिनेट करना होता है, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि मसाइल आते हैं। इट्स मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म, मोर लाइक अ मार्केट प्लेस ऑफ लिटरली राइडर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो बहुत सारी आपके दो नंबरियाँ भी आती हैं, मसाइल भी आते हैं। उसमें वो टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, लेकिन स्टिल लॉट ऑफ पीपल मेंशन्ड कि यार बड़े मसाइल आए हमें पोस्ट टैक्स के साथ, और ये और वो, और इट्स स्टिल नॉट परफेक्ट। एंड सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा, अगर जो पोस्ट टैक्स कर रहा है वो एज अ सिंगुलर एंटिटी तो वो कर रहा है, और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, दे आर द मार्केट शेयर, दैट्स द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, आई थिंक सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके भी पोस्ट टैक्स तक वो नहीं पहुंचते। बट जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या मार्केट में कोई और प्रोवाइड कर रहा है, कोई और इंडिविजुअल लॉजिस्टिक्स कंपनी कर रही है या अदरवाइज। एंड दैट्स व्हेयर आई केम अक्रॉस स्मार्ट लेन, which is basically providing you essentially the same service as PostX, but they take a step further, and they allow कि जो लोगों को मसला था कि यार मैं PostX के पास चला तो जाऊँ, मुझे बैठ के क्रेडिट के ऊपर पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उनकी लॉजिस्टिक्स पसंद नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये आपको ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसमें आप किसी का भी लॉजिस्टिक कंपनी का आप वो यूज़ कर सकते हैं, कैरियर्स को और डिलीवरी को। एंड दैट आई फाइंड वेरी वेरी फैसिनेटिंग। विल नो मोर अबाउट दैट इन डिटेल। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत रीड किया हो, कंफ्यूज हो, तो वो हमें हमारे गेस्ट आज डिटेल में बता भी देंगे। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जैसा कि आपको पता है ये सीरीज एंडेवर पाकिस्तान के साथ है। एंडेवर इज एन इनक्रेडिबल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यूनिकॉर्न्स, वीसीज, जो कि विदाउट टेकिंग एनी मनी, विदाउट टेकिंग एनी इक्विटी, वो जो है ना अपने फाउंडर्स को सपोर्ट और हेल्प कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे एंडेवर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान की जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, वो एंडेवर एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उनको वो हेल्प और सपोर्ट करते हैं टू स्केल, टू बिकम यूनिकॉर्न्स। उनको कनेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद डिफरेंट फाउंडर्स जो कि उनकी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम देयर इकोनॉमीज, देयर मिस्टेक्स, देयर सक्सेसेस, एंड आर एबल टू एमिलेट द सेम इन पाकिस्तान एज वेल। इफ़ यू आर अ स्टार्टअप, इफ़ यू आर अ बिजनेस इवन, जो कि सक्सेसफुल है, स्केल पे है, बड़ा काम कर रहा है, और उसने अपने आप को ग्लोबलाइज करना है, उसने ग्लोबल सिमिलर बिजनेसेस और ब्रांड्स और स्टार्टअप से सीखना है, तो डू चेक आउट एंडेवर, इट्स इन द लिंक डाउन बिलो। साथ ही मैंने देखा कि बहुत सारे आप में से लोग जो हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे बड़ा बुरा लगता है ये बोलते हुए, लेकिन यूट्यूब का अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि हमें ये कहना पड़ता है। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उससे ओवरऑल हमारी रीच को भी फ़ायदा होता है, हम बेहतर कॉन्वर्जेशन आप तक लेकर आ सकते हैं। और अगर आपको कॉन्वर्जेशन पसंद आए, तो अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों का, बेशतर लोगों का, ज़्यादातर लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, क्योंकि मिलेनियल से ये शुरू हुआ था, जेन
Z में तो बिल्कुल ही द अटेंशन स्पैन इज कुक्ड. सो वी स्टार्टेड अ शॉर्ट्स चैनल जिसमें हर पॉडकास्ट की जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होती है 8 से 10 मिनट की, वो हम वहाँ पे डाल देते हैं. यहाँ पर कहीं पर उसकी लिंक आ रही होगी. यू कैन सब्सक्राइब टू दैट एज वेल इफ यू डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू एन आवर 2 hour लॉन्ग कॉन्वर्जेशन. बट नॉनदलेस आज हमारे साथ मौजूद है उमर मुनव्वर, हु इज़ द CFO एंड आई बिलीव co-founder ऑफ स्मार्ट लीन, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया एक लॉजिस्टिक्स स्लैश फिनटेक कंपनी है. वो क्या करते हैं, वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से स्केल कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. बट दिस इज थॉट बिहाइंड थिंग्स सीजन 5 with Endeavor in the Slava studio. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. हाँ ये जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम जाएंगे डेप्थ के अंदर, उमर भाई कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, ये सारा का सारा हम पहले कर चुके हैं. बिकॉज उमर भाई केम इन a couple of years ago, 3 years ago if I'm not wrong, and he was at the time representing Finja. और उसके अंदर हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें कर ली हैं. अगेन यहाँ पर कहीं पर लिंक आ रही होगी, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. सो उसको मैं सारा का सारा कट शॉर्ट करके आई क्विकली आस्क, यू नो, लास्ट टाइम वी स्पोक यू वर representing Finja. What happened to Finja? आपने किस पॉइंट पे क्यों छोड़ी, एंड इज दिस द नेक्स्ट स्टिंट दैट यू जॉइंड स्ट्रेट आफ्टर, या डिड यू गो समवेयर एल्स इन बिटवीन? so I let's go back to that. So Finja I ran for 6 years. I was one of the co-founders of Finja with Kasif and Monas, and it was one of the most amazing time. I learned a lot during those 6 years. Everyone has their ups and downs during those time period. Last time I met, I had made my mind of going out of stepping out of Finja. Those were my last few months there. So my investor set knew it way before the rest of the market knew. Uh, I was 100 kg heavier when I last met. I was like 30 kgs heavier last time I met you. I'm a completely different person. I had a complete burnout by the time the last time we met, because I was on the verge of burnout because 6 years I ran Finja. We raised capital. We were in the Wild West. We couldn't understand to make a business, to raise insane amount of capital, to do what at that point of time. And then came a point where we found structure during the last 2 years of when I was there. And then an opportunity came where my other co-founders and investors felt that doing a digital bank with HBL and applying for a digital bank with HBL is an idea that they want to pursue. And so that was something I didn't want to do because for me, that was I was then I will be dealing with a completely different generation set when if I'm running a company because the board of a HBL is going to be somewhere an average age of 57, 58. And their lens of looking at the world is going to be very different at how I look at the lens. And the good part for my 6 years at Finja was my other two co-founders were like much older than me. So I got to look at the world from two different lens, how I saw the world and how they saw the world. And that's been a very cool learning experience from me. So I have drained Kasif and Monas both out of complete knowledge that they acquired and the early part of it. So that was really fulfilling in those 6 years. And that allowed me to build on my own framework, a completely new thought process and everything. And uh, the SmartLane came into being. My investor set, the complete board knew it that this is something in the making from when I left Finja, way beyond that, like 24 months before that. Where when I never thought even of leaving Finja, SmartLane started coming into being with Adam and Fatin because they both reached out to me that, hey, this is something we are thinking. We want you to be a part of it. And I told them I can't be executive at that point of time. They were like, no, it doesn't matter. We want your expertise in terms of how you look at payments, how you look at lending, because you are one of those people who has done this over past 6 years and you know what works, what really doesn't work. So yeah, so privileged in that way that being an uh, early
young and early in the startup ecosystem since 2015, that really helped me to find the right set of co-founders for my second stint. And they reached out to me and they came to me to do this together. And by when I left Finja, I was in a no capacity to work. And I love both of my co-founders here that they were like, hey man, you're completely burnt out, you can't work, take 6 months off. And uh just do whatever you want to do. And whenever we want to pick up your brain, we will call you. And I used to come to office those 6 months, but like 2 hours, 3 hours, just chill around, hang out with them, and then just leave. And then uh became the Russia-Ukraine war. Everything collapsed, and yes, and 6 months in, recovered, joined back with them, and yeah, a very different experience from raising a very funded company and everything and having the best 6 years of raising to a very different macro environment altogether. That was like, whoa, where am I? And but I was very aware of the fact that this environment is going to be tough, but it's not going to stay the same for the rest of the life. So you need to optimize and survive optimize, survive, and build a solid foundational design business in terms of economics, in terms of what you're looking for. Very simple. I have a simple belief. Capital goes where there's profitability, and there was at that point of time in 10, 20, end of 2021, capital was cheap. Global zero interest rates. I would borrow from a bank at a very low interest rate and speculate. VC ecosystem was giving a return of 30, 40%. Even if I'm gambling as an individual, borrowing at 4%, 5%, and a potential of a 40% return, I'll do it. Like everyone was gambling at that point of time. It was free money, money was getting printed. Uh, because of COVID, there were social programs running, everyone was getting money, so capital was free. So everyone was raising. And but what were we raising for? None of us knew. Because after raising, we figured out we were like high level at that point of time. I want to work into the merchant ecosystem. I want to work here. And this is what we are envisioning. And capital came in based on the talent, the grit, and the founder time. So we all raised capital at that point of time on each of our individual profiles and what business or the total TAM was, not on the economics of the business and how the economics were working. Reality hit us, all of us, the complete ecosystem in 2022. Oh, we have to make businesses. It's not just about the vanity figures of the top line growth, press releases, MOUs, and all of those things. It's not about that. You need to create a solid foundational business. Capital is not going to just keep on coming in. Capital got expensive, and Pakistan got into a tailspin altogether. And many other factors. I don't care. It was politics, whatever. We as entrepreneurs and we as people who have the grit, we survived. And that was our core. Don't worry about the politics of it, and don't either blame the politicians or work hard to solve that problem. As an entrepreneur, you have to solve the problem of that given time. For that, as the macro changes and the environment changes, you can't you you if you want to do a startup, you can't blame politicians, you can't blame external factors, because as a startup you're solving a problem which hasn't been solved due to all the external factors today. And that's where you create insane value. You're not creating a business that I'm going to raise capital, I'm going to create a return of 10%. You're going against all the odds of the current time period and trying to create insane value through technology. And that became evidently clear for me that technology, yes, you can create value, because I created a lot of value with my other two co-founders in the past. We grew, we created the systems and everything. Biggest realization: focus is the key. Pick your segment, choose a niche within that segment, and focus on making a business out of that segment.
Once you have made one cash cow and a business out of that segment, then scale crazy. Because now your baseline has changed. Your lowest risk is you are not going to go out of business. Your lowest risk is your growth will stop. Your growth will stop. Your company's valuation appreciation is not going to be at the same growth rate. So keep the risk in the view as well. So all of those learnings led me to SmartLane, and uh, very happy what we did in the last 2 years. We solved in the most difficult time period few of the key problems for the ecosystem and for ourselves. Forget about the ecosystem. We were very selfish. We were solving for ourselves in the first place, and now it's kind of a framework for the rest of the ecosystem as well. In terms of doing that, over the past 3 years, since we have been running this company, we have raised around $2.3 million. Cash flow positive company. We have been growing by an average of 20% month on month, 12 to 20% month on month. Uh, and now and most part of our capital in terms of what we do was we even aggregated that from the local ecosystem in the most difficult time period when people were not willing to take risks. We were able to aggregate that capital from the local ecosystem. It's just simple. At the end of the day, numbers max. Risk appetite, the return that people are getting, and you will be able to aggregate, and the trust you have in terms of the foundational business. So I'm a strong believer if your fundamentals are strong, you will survive, you will live. It doesn't matter you grow by 2% month on month or 20% on month on month. It depends on the macro, what resources you have. With limited resources, I would be mad going in a let's say my total budget is $10 million and I go to play in I want to be one of my objective is with that $10 million I will become the top player, top football club of English Premier League. Not happening. Your framework is wrong, your thought process is wrong, you are thinking on a wrong foundational design, you're not looking at your resources. Yes, how can I compete in a 7 years time period to be the top club of EPL with this $10 million? That's a question. Now that's a problem that you have to solve for the next 7 years to become the top club. In the process, you will raise, in the process, you will do a lot of things. But you know your objective. If you are framing yourself with this $10 million, I'll become the first company and the largest company, not happening. Because you can't have a short-term view of when you are building a business. You have to solve for the longer-term problems. Tell me about what SmartLane does. So I gave मैंने एक स्टार्ट में एक इंट्रो दिया कि ये जो लॉजिस्टिक्स में आप क्या कर रहे हैं, SaaS में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप समराइज कर सकें. Was it on point? Were there some missing links? Tell me about it. So, yeah. One, yes, we work in the logistics space. We work for the merchant. हम e-commerce merchant के लिए काम करते हैं. ये हमारा सीधा सीधा फिलॉसफी है. जिस दिन ये कंपनी की फाउंडेशन रखी थी कि यार e-commerce merchant की जिंदगी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कैसे ऐड की जा सकती है. And then we started breaking down the chain one by one कि यार e-commerce merchant करता क्या सारा, and what are his वो उसकी major problems क्या. आपने कहा आपने 2018-19 के अंदर you set up e-commerce and came into the e-commerce. How many people, कितनी टीम थी आपकी? I just want to ask. बहुत छोटा सा सेटअप था. सो we would get products made in Lahore, stationery products थी, और वो जो है वो हमारे पास आती थी. हम तकरीबन समझ लें कि मैं और मेरी बेगम एज co-founders, and then we had like 4 people जो कि उसकी मार्केटिंग भी मैनेज कर रहे थे. वही ऑर्डर्स आते थे तो हमारा वो दिन का एक असूल बना हुआ था कि यार मैं खुद पर्सनली मैंने पूरी 3 साल उसको इस तरह चलाया है कि जी जब ऑर्डर्स आए, जो डेली के ऑर्डर्स हैं, वो मीडिया शीडिया के काम से पहले सुबह आता था कि ऑर्डर पैक पुक किए और वो रख दिए, और ऑनलाइन कस्टमर सर्विस भी खुद मैनेज की. तो वो बहुत जुगाड़ था क्योंकि टैलेंट भी नहीं था मार्केट में. आप किसी को बोलते थे कि यार ई-कॉमर्स के लिए कस्टमर सर्विस का बंदा या ई-कॉमर्स के लिए पैकर चाहिए, तो वो इस्लामाबाद में मिलता भी नहीं था. तो वी वर अराउंड 4-5 पीपल. एंड जब क्रंच टाइम आता था, अगर फॉर एग्जांपल जब आपकी कोई सेल लगी हुई है या वो है, तो सडनली जहाँ पर आपके दिन के 5-6 ऑर्डर्स जा रहे हैं, वहाँ पे कभी कभार दिन के 400-500 ऑर्डर्स जा रहे होते थे.
तो उसमें फिर कभी-कभार हम सॉर्ट ऑफ फ्रीलांस हेल्प मंगवा लेते थे या दोस्त यारों को बुला लेते थे कि यार आ जाओ ज़रा मेल के डब्बे पैक कर दें। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू वर्क। सो मैंने 2 के साथ काम किया, मैंने कॉल कोरियर के साथ किया, कॉल कोरियर वाज़ एब्सोल्यूटली ट्रैश एंड वो जो है ना स्टार्ट में मुझे हो गया कि यार ये तो मैं ज़लील हो जाऊँगा। अच्छा मज़ेदार बात ये थी कि उस टाइम के ऊपर ना ये जो कंपनीज़ थीं ये जनरली इनकी ऑनबोर्डिंग भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, वेबसाइटों में कुछ प्रॉपर लिखा नहीं होता था। अच्छा, बात वो करते नहीं थे, वो आके पूछते थे आप कौन हैं, क्या हैं? वो ना बड़ा कॉर्पोरेट डीएनए था उनका। तो वो आते थे, वो आके एक्सपेक्ट करते थे कि यार आप कोई जो है ना आपका वो कहते थे अपने फाइनेंस वाले बंदे को कनेक्ट करो और अपने एचआर वाले बंदे को कनेक्ट करो और अपने ऑपरेशंस मैं कहता था जानी मैं ही हूँ सब कुछ, बता काम क्या है, करना क्या है ना? वो फिर उसके बाद जो है वो अच्छा टीसीएस वाले में आपको बताऊँ कॉल कोरियर में मैं फँसा हुआ था 2 साल मैं टीसीएस के पीछे लगा रहा उन्होंने कहा नहीं हम तो ऐसे हैं हम तो वैसे हैं वो स्टाइल था टीसीएस वालों का कि हम बहुत ही बड़े किंग हैं आप तो छोटे से एसएमई है। फिर इवेंचुअली वी डिड शिफ्ट टू टीसीएस वहाँ पर पहली दफ़ा हमें अच्छा उससे पहले आप अंदाज़ा लगाएं 400 ऑर्डर्स आते थे ना तो मेरे पास वो शॉपिफाई के ऊपर जो ऑर्डर आ रहा होता था मैं उसको एड्रेस को कॉपी करता था कॉल कुरियर के उसमें डालता था फिर नाम वो कॉपी करता था कॉल कुरियर के उसमें डालता था फिर वो टीसीएस ने आकर के वो एक सिंगल क्लिक ऑपरेशन दे तो दिया लेकिन वो हर तीसरे दिन डाउन होता था तो फिर मैंने एक लड़का हायर किया वो बैठ के वो एफए पास था वो बैठ के जरा लैपटॉप पे पूरा उधर से देखता था फिर उसको कॉपी करता था इट आई मीन जब टिल द टाइम दैट वी वर ऑपरेशनल तो 2021 तक वी वर ऑपरेशनल उस वक्त तक हमने हमारे पास एक्सेस में कोई इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी जो कि इतनी डेमोक्रेटाइज्ड हो यानी कि अगर बार कोडिंग करके मुझे ऑर्डर मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है तो वो जो है वो इतने एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस होते थे कि एसएमई के काम काम नहीं आते थे सॉफ्टवेयर के कोई सॉल्यूशंस मार्केट में थे ही कोई नहीं जो ग्लोबल होते थे उसको आप ट्वीक नहीं कर सकते थे अपने लिए वो चीज़ें डॉलर में लिख रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो ई कॉमर्स के सॉल्यूशंस थे वो हर तीसरे दिन ब्रेक हो जाते थे और अगर खुदा ना खास्ता टीसीएस का सॉल्यूशन ब्रेक हो गया और आप ढूँढने बैठ गए वहाँ पर कोई उनकी सपोर्ट, तो वो जो एक नया अज़ाब होता था क्योंकि वो पता नहीं मेरा ख़्याल है पूरी ऑर्गनाइज़ेशन में उन्होंने एक आईटी का बंदा रखा हुआ था, जो कि जो है ना उसने वो भी कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट था, तो कुछ पूछना होता था, तो 5 दिन का टर्न अराउंड होता था कि यार वो बंदा है, वो कि चाय पे गया हुआ है, वो भी सुट्टा मारने गया हुआ है, फिर वो बंदा गलती से मिलेगा, फिर वो आपको बताएगा कि यार ऐसा क्या करना है। सो इट वाज़ क्वाइट अ नाइटमेयर। एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड एट द टाइम कि यार ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। चले हार्डवेयर की चीज़ें होती हैं उस तरह की होती है मैं समझ सकता हूँ। आपने सॉफ्टवेयर बनाना है यार, आपकी इतनी बड़ी फ्रीलांसर मार्केट है, पाकिस्तान में कितना सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, क्यों ये अच्छे से नहीं बन सकता? बट आई थिंक वो नहीं था उस टाइम पीपल पर इंटरेस्ट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो दैट वाज़ दैट अराउंड अबाउट द टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत इस तरह मज़ा मुझे बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी उस पैसे से खरीदी, मैंने अपना बहुत घर पूरा रेनोवेट करवाया ई-कॉमर्स के पैसे से, इट वाज़ अ गुड बिज़नेस। बट टू बी ऑनेस्ट मेरा जो कि काम मेन मीडिया का था ना, तो इतना वो इनएफिशिएंट था उस टाइम के ऊपर कि फिर मैंने सोचा मैंने कहा यार मैं मीडिया से ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो लेट्स जस्ट लेट इट गो एंड इट वाज़ क्वाइट हार्ट ब्रेक बिकॉज़ आपका पहला ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो आपने बड़े दिल से बनाया होता है, आपके बच्चे की तरह होता है। तो दैट वाज़ माय एक्सपीरियंस एट द टाइम। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अभी जो आपने अपनी स्टोरी नरेट किया है उसके अंदर यू टोल्ड अस सो मेनी प्रॉब्लम्स। व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी ऑल दोस प्रॉब्लम्स वर स्टिल देयर। सो दैट्स वेयर द थिंग केम इन कि यार if we kind of solve all these problems using technology, we will enable a lot of more logistics companies to come in as well. And at the same time, help merchants, anyone to start an e-commerce business. The vision was very simple. Help the life of the merchant. Merchant हमारा customer है, उसकी life improve करनी है. उसके processes में दो चीजें हैं. एक शिपमेंट जब कोरियर के पास चली जाती है उसके बाद का पूरा प्रोसेस है और एक उससे पूरा पहले का प्रोसेस है। तो वी ब्रो हमने इस प्रोसेस को तोड़ा, देखा कि यार इस प्रोसेस के अंदर हम कहाँ कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाई लेवल किसी एक आम आदमी से पूछें शायद उसको लगता हो कि यार ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत आसान है, वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, वो पैक करते हैं, वो शिप कर देते हैं और वो कस्टमर के पास चला जाता है, कोरियर कंपनी पैसे कलेक्ट करके वापस दे देती है। सुनने में बहुत आसान लगता है बट अब इस पूरे हैंड ऑफ को अगर तोड़ते हैं ना तो देर आर सो मेनी स्मॉल प्रोसेसेस इन इट। ऑर्डर आता है, वेरीफाई करना है उसे कि यार ऑर्डर सही है नहीं है सही, क्योंकि उसकी पेमेंट तो मिली भी नहीं है। मैं उसको शिप कर दूं और शिप करके डोर स्टेप से वापस आ जाए, मर्चेंट बेचारे के तो 200 रुपया या 300 रुपया जेब से चला गया,
और उसकी सेल भी नहीं हुई, ठीक है, दीज आर ना प्रॉब्लम्स, इस तरह प्रॉब्लम्स देखते रहे, तो वी स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स डाउन। और बेस्ट चीज ये थी कि मेरे जो दो को फाउंडर्स हैं, दे आर लाइक द ओजीज ऑफ द ई कॉमर्स स्पेस, लाइक फातिन एंड आदम, like Rocket Internet. Adam was like product, Kemu, Fatin was like communication and PR at Rocket Internet. Like they were like दुनिया पाकिस्तान को सिखाया है भाई ई कॉमर्स होती क्या। Like I respect, I hold very few people. I hold Munib, Fatin, Adam, this Rocket Internet team, that completely transformed kind of e-commerce into the country. उससे पहले सब classified था, Zameen, OLX, Rosie, it's all classified. They created transactional e-commerce कि यार end to end transaction doorstep के ऊपर कैसे पहुंचा सकते हैं। they created the first e-commerce product essentially. सारी सर्विसेज इधर उधर की को ज्वाइन किया, मार्केट प्लेस क्रिएट की और पूरे इकोसिस्टम को इवॉल्व करना शुरू किया। सो आई वाज लाइक दिस इज द डिजाइन। ये डिजाइन नहीं है कि यार मैंने एंड टू एंड चेन पकड़नी है, मैंने किसी को एंटर ही नहीं होने देना। वो आई कैन मेक दिस मार्केट ग्रो and in the process create value on all ends of it and all stakeholders of this economy, not just private parties, even the government parties. जितने कोरियर ज्यादा आएंगे उतनी वेलोसिटी ऑफ ई कॉमर्स ज्यादा होगी, उतनी आपकी ये सारी चीजें बेहतर होंगी, प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेगा, लोगों को ट्रस्ट ज्यादा बढ़ते, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेगी। आप इस्लामाबाद से बैठ के सकरदू भी पैकेज आता है, ठीक है, खाड़ी को अब सकरदू में स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है, बट खाड़ी इज सर्विसिंग अ कस्टमर इन सकरदू, खाड़ी इज सर्विसिंग अ कस्टमर इन गिलगित, Sapphire is doing that, any XY, any small guy can do it. You do the capital requirement, the capex requirement has decreased. तो मेरा व्यू बहुत सिंपल था, technology has significantly reduced down the capex requirement, ठीक है, anyone can do it. You did it, you started a business very early in your age, e-commerce की कोई भी कर सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर वाला भी कर रहा है, यू कैन स्टार्ट बिजनेस। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी ने एक किस्म की पाकिस्तानियों को what we heard about in our childhood, the American dream, which was driven by technology, that technology has kind of given that dream to every individual in Pakistan. Now you can sell to anyone, anywhere. You have a product, you can sell. It's not like you can trade. Essentially, most e-commerce is trading. You're buying low, selling high. You are not manufacturing, because we are not China as a country that we have a complete manufacturing stack. We are a trading country where we are buying low, selling high. Now anyone can do it. Anyone who can organize demand can buy low, sell high. And how can we improve this? And in my days at Finja, one of my trips in 2019-18 was I spent 2 weeks with one of another founder of another Pakistani founder, by Kia's founder Munir, in China. And there we really saw how they utilize technology to empower micro communities. So we visited a village. That village did 2 products only. There were 1,500 people in that village. They were managing nuts, pecan nuts. They used to farm them, pack them, and were selling to the consumer end to end, and they were living a life, best life. Like technology completely unleashed them. Everyone in that community was having a similar lifestyle. And it was an urban community, not it was a completely rural community at that point of time. So when I saw that, that gave me the belief it's not the financial services only. Your future economies has 3 foundations: finance, logistics, what we always say connectivity, and distribution. This is a foundational design for any future business. How to distribute your product, how to distribute to the customer. Logistics is how to
convert from a digital world to a physical world and delivering that product. And finance is how to receive money digitally of that product. If you solve for all these problems, you have created a stack or an operating system that can enable any business of the future or any legacy business to go to a future outlook. कोई करियाना की दुकान है, उसको डिलीवर करना है, उसको पैसे कलेक्ट करने हैं, उसको प्रोडक्ट डोर स्टेप तक पहुंचाना है, उसको कंज्यूमर को एडवर्टाइज करना है. दीज आर 3 पिलर्स फॉर क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी बिजनेस in the which is works in the real world and everything. So for me, commerce को solve करना है तो it's fintech and logistics. Logistics solve करने के लिए अब 2 तरीके. You create your own logistics company, ठीक है. Then simple economics at play. हमारा foundationally we sat down, we 3 founders, we were like कि यार अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी ओन करते हैं तो कितने पैसे चाहिए इस पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. दैट्स व्हाट वी इवैल्यूएटेड एंड वी लाइक वी वुड नीड 10x मोर मनी टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम. Would we be able to raise 10x more money in Pakistan today to solve that problem, or should I solve this problem and create a similar return and exponential return by being asset light and enabling other people to create business on top of us where we aggregate demand. So basically logistics company के लिए हम distribute कर रहे हैं. We are distribution partner for a logistics company where we aggregate orders from the smaller merchants, larger merchants and pass it back to them on one foundational design कि यार कौन ज़्यादा जल्दी डिलीवर करता है. So the data in the ecosystem looks कि लाहौर से कराची कौन सारों से ज़्यादा जल्दी डिलीवर कर रहा है पार्सल, उसको पास पार्सल जाना चाहिए. नॉट ऑन द प्राइस, नॉट ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑन एफिशिएंसी. ठीक है, एफिशिएंसी पे जाना चाहिए. एंड प्राइसेस सिमिलर है यार, 5 रुपये एक के ज़्यादा होंगे, एक के कम होंगे, एक के सारा कुछ होंगे. सो एंड दिस इज़ व्हाट वी लर्नड. मैंने I just did a marketing research. 3 of us, me, Fatin and Adam, we sat down and we did a research of Pakistan की 20 साल की business history. And where is the business mindset coming from and everything, where how we as people think in terms of business. हमारे लिए price is always a matrix of fighting. ये कहाँ से entail कर रहा है? This is entailing from, अगर आप private sector investment में देखो तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में सारा से बड़ी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो टेलकोज में हुई है. और टेलकोज ने सर्विस क्वालिटी पे कम्पीट नहीं किया, प्राइस और पैकेजेस पे कम्पीट किया 20 साल. ठीक है, एंड दैट्स द माइंड सेट कि यार वैल्यू नहीं, लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए, लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए. वेयर एज यू गो टू द US, दे विल चार्ज यू एन आर्म एंड अ लेंथ कि यार मैं तुम्हें वैल्यू दे रहा हूँ. दे डोंट लीव वैल्यू मनी ऑन द टेबल कि मैं तुम्हें प्राइस पे दे रहा हूँ. सो ये दिस वॉज लाइक माई थिंग वॉज कि फिर गो बैक to let's see how Google monetize their business, how Facebook monetize their business. Is consumer really the play to monetize business, or is it B2B2C? If you see all of these large platforms, they create their cash cow businesses out of other businesses and helping them to distribute. One, because 60% of their revenue come from marketing, and they are helping other businesses to distribute, and they are aggregating consumers to whom they distribute, enabling other business to distribute. So it was my same thing was Pakistan यहाँ है in the map. ये हमारी infra layer इधर exist कर रही है. So where to build? Where can you unlock the maximum value? So we chose our plane of building कि यार हमने technology layer में रहना है. We want to be a platform play. We want to be a market maker, and let's show everyone that there is value in the chain, that more and more investment and more player comes in as they see value. So when we started 3 saal pehle, we were integrated with 8 courier companies. Today we are integrated with 31. This is 3 years. And how much of a market has grown? 1.4x from those 3 years back. And you look at the fragmentation of the supply side, on the demand side of courier, which has been created. You got 22 more companies in a span of 3 years.
Now let's take this 10x. How many more companies can come in? So we were like, let's accelerate the pace of this growth from the merchant perspective, help them distribute. Once there's enough packages, people will come in and invest in the legacy infrastructure of creating courier companies or investing into existing courier companies. So there's a complete system and a design. We as people don't look at how the world as a design is working, how global economies are working. There's a complete design to everything that works. You can replicate that design everywhere. So that philosophy and the framework is what is completely reflecting in SmartLane, and that's what we tried to say. We were like, how to show this to the world that this really works, this philosophy really works. We were limited by capital in terms of raising at that point of time, so we focused on becoming a cash flow positive company, and today we are cash flow positive. We are no underlying risk. We can grow by 2% month on month, 3% month on month, 20% month on month. Now it all depends on the resources I have. And the more it's all foundational. Now my foundation is getting stronger and stronger as I scale because I'm cash flow positive. And What's the current scale? How many merchants are so on the system we right we now? we What's the are average just package size? yeah, so we are just working with, well, at this point of time we are working with 1200 merchants. The average package size today in the e-commerce space is around 4700, and major part of e-commerce is driven by fashion, and on the value side it's phone. So on the lower ticket side it's fashion, and on the higher ticket side it's all phones. And uh, how many parcels are processed through your system so daily? so right now we are in a month processing around 300,000 parcels from these 1200 merchants. And Okay. it's uh, one of the key things which we ensured is that we kept our foundation very solid. We Mm. never targeted the bigger clients in the beginning because those Mm. clients are difficult to serve, high cost to serve, more demands, and they're right because they have a higher bargaining power than me at that point of time. We were like diversify your revenue stream. You shouldn't Mm. have a single risk factor. So we at one point of time we let go of larger clients that we don't want to work with you. But I'm a little confused though because you're a platform player, right? So what आपको तो impact नहीं पड़ना चाहिए अगर for example एक large player है, let's assume export leftover है या Yeah, Sana Safina Sapphire whatever, yeah, उनका इस वक्त technically workflow wise and I want to understand the workflow for your customers as well yeah. in terms of what they get to are able to do on your platform, but उनके workflow wise हर जो बड़ा मर्चेंट है प्राइस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार हमारे पास 5-6 डिफरेंट होते हैं, हमने खुद से एक जुगाड़ू आइडेंटिफाई किया हुआ है कि यार आई थिंक बड़े शहरों में उनके अपने हैं, बाकी जगहों पे उन्होंने 5-6 डिफरेंट रखे हुए हैं। वो जो है ना Uh, अगर लड़का ना जाना है तो उनको पता है कि यार they have an टीसीएस अच्छा internal चलेगा। smart lane. So I spoke with both the PriceOA founders. They have an हम्म। internal smart lane that they have built in terms of हाँ, so the but data that's layer. what I'm saying कि because these guys are very tech heavy, Yeah. right? And so they were able to do that. A lot of these fashion companies, उनका एक इंटरनल सिस्टम भी होगा लेकिन वो उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होगा जिस तरह से आपका होगा कि जिसके अंदर they're probably working with like 10 different companies, उनको पता है लाहौर का आएगा तो टीसीएस पे जाएगा, इसका आएगा तो लेपर्ड पे जाएगा वगैरह वगैरह करके। मैं It जर्नी makes a lot समझाता more हूँ. sense for them to just aggregate, have a single layer जिसके अंदर सारी एग्रीगेशन हुई हुई है और जिसके अंदर सारा हो रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो उससे आपको तो नुकसान नहीं होता, मतलब वो तो वॉल्यूम में ये ना कि अगर आप एक लॉजिस्टिक्स प्लेयर होते तो हम्म, उनको सर्विस करना मुश्किल होता शायद क्योंकि आपके पास इतने फुट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, बट आपकी जो हम्म, टेक्नोलॉजी लेयर है आपके पास 10 हम्म. ऑर्डर्स हो या 10,000 या 10 करोड़ ऑर्डर्स हो, सर्विस तो लॉजिस्टिक्स कंपनी ने करना है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उसको वो करना है, तो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट सो मैं दैट बस समझाता दैट हूँ. थॉट। या बिगेस्ट प्रॉब्लम जो थी हर मर्चेंट की, दैट वाज रिटर्न रेशियोज व्हिच आई एक्सप्लेन टू यू. दैट इज सेल्स लॉस. सो सेल्स लॉस को डिक्रीज करने के लिए वी सेड हाउ कैन वी डिक्रीज सेल्स लॉस. सो वी हैव SLAs विद एवरी कोरियर कंपनी इन टर्म्स ऑफ कितनी देर में डिलीवरी टाइम तो होगी, क्या रिस्पॉन्स वापस आएगा उस डिलीवरी टाइम टू, थ्रू टेक्नोलॉजी, ऑल मीडिएटेड थ्रू टेक्नोलॉजी. जब पार्सल पिक होगा
हाउ वुड माई सिस्टम नो कि पार्सल पिक हो गया, डिलीवरी टाइम टू या हाउ वुड माई सिस्टम नो डिलीवरी टाइम टू या। आपने ई कॉमर्स रन किया, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा ये सारी चीज़ें। अब ऑर्डर आया शॉपिफाई पे, मैं आया आपकी वेबसाइट पे, मैंने एक चीज़ खरीदी, मैंने चेकआउट किया, कर लिया। अब वो पहले प्रीवियसली क्या होता था, आप आएंगे उसे देखेंगे, आपका दिल किया कॉल कर ली उसको क्या पूछने के हम्म। लिए कि यार आपने ऑर्डर किया कि नहीं, वरना पैक करके कोरियर कंपनी आएगी अगले दिन, खुद ही उठा के ले जाएगी और कुछ दिनों बाद पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वॉज प्रीवियसली वर्किंग। सो वी वर लाइक, ऑर्डर गिरा, देखा लाहौर से कराची जाना है, हु इज़ डिलीवरिंग द फास्टेस्ट इन द पास्ट 7 days, ये ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं। मेरे सिस्टम ने सारों से पहले एक SMS शूट किया या व्हाट्सएप मैसेज शूट किया कस्टमर को कि ये आपने ऑर्डर प्लेस किया है, शुड वी शिप, से यस एंड नो। ही सेज यस, आई नो कि ऑर्डर रेल है, ठीक है, उसने मुझे यस कह दिया, देयर इज लेस चांसेस ऑफ अ रिटर्न कमिंग बैक। दैट्स वेयर आई वीडेड आउट द फर्स्ट साइड, और जहाँ उसकी सेविंग की कि यार गलत ऑर्डर बाहर ना चला जाए। ठीक है, चला गया, एक आधा कस्टमर ने नहीं रिस्पॉन्स किया, चला गया। नाउ कितनी देर में फर्स्ट अटैम्प्ट हो रही है, माई सिस्टम रिकॉर्ड्स दैट, उसको कंट्रोल करके उसको रिपोर्ट फॉर्मेट में मैनेजमेंट, मेरी टीम ऑप्स की जो SLA मैनेज करती है, दिखाता है कि यार इतने पैकेजेस 24 आवर्स के अंदर अटैम्प्ट होने चाहिए थे, बट उसमें से सिर्फ 98% हुए हैं, ये 2% पैकेजेस अभी तक अटैम्प्ट नहीं हुए। ठीक है, सो माई नाउ टीम इज वर्किंग ऑन कि ये 2% पैकेजेस आर अटेम्प्टेड as soon as possible, reaches the customer doorstep as soon as possible. They are on the top of every courier company ke attempt this. That's where we are helping as a shared services. Firstly, we started in an analog manner for each merchant. Now we are digitizing each of these processes. That's where the value for our technology is adding value. आप दो लोग थे, husband and wife, who were running a business. अब इमेजिन करें आपको सिर्फ फोकस करना है कि यार मुझे अपनी चीज़ वहाँ से मैन्युफैक्चर करानी है और घर मंगा लेनी है, ऑर्डर आते जा रहे हैं, वेरिफिकेशन भी खुद होती जा रही है, सारा कुछ मेरे पास एक शीट आ गई है कि मैंने इनमें से कौन से पैक करने, मैंने वो पैक किए, अगले दिन थोड़ी शाम को कोरियर आया और वो ले गया। अब मेरे पास खुद ही पैसे आ गए वॉलेट के अंदर, हर चीज़ खुद ही हो गई, पीछे एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी लेयर और ह्यूमन लेयर आज वो आपके पूरे ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर रही है। ठीक है, सो एक बड़ा ई कॉमर्स मर्चेंट छोटे ई कॉमर्स मर्चेंट को सपोर्ट भी कर रहा है इधर एक किस्म का, क्योंकि ये पूरी शेयर्ड सर्विस की कॉस्ट एक बड़ा ई कॉमर्स मर्चेंट भी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको चलाने के लिए, छोटे वाले को भी उस एफिशिएंट स्ट्रक्चर से फ़ायदा मिल रहा है। तो ये दैट वाज आवर फिलॉसफी कि यार मेक इट सो इजी फॉर पीपल टू डू एन ई कॉमर्स नहीं, लेकिन बिजनेस। इसमें अभी तक वो वाला आंसर नहीं हो सका ना कि बड़ा, आपने बस ये बोला था कि बड़ा बड़ा, मर्चेंट हमने बड़े को टारगेट नहीं किया, बड़े क्यों नहीं मर्चेंट को किया, हमने टारगेट नहीं क्यों नहीं किया किया? बिकॉज उसको हमें मसला आता है। वो बड़ा मर्चेंट आपके आपके सिस्टम में, अभी आपने खुद ये बात बोली कि आपके सिस्टम में वो बड़ा मर्चेंट प्राइस आके देने को सब्सिडाइज तैयार करता नहीं है है, सब क्योंकि कुछ। मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज करने के हक में हूँ कि यार मैं आपकी चीज़ों के अंदर ये चीज़ भी कर रहा हूँ, आपकी ये चीज़ भी हो रही है, ये चीज़ भी हो रही है, तो मैं तो आई वोंट चार्ज यू 100 रुपीज़ जो कोरियर कंपनी चार्ज कर रहा है, आई चार्ज यू 30% हायर देन वॉट अ कोरियर कंपनी चार्जेस। ठीक है, राइट। एंड बड़ा मर्चेंट, मैं तो आपको इतना वॉल्यूम दूंगा, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मुझे तो वो कंपनी इतने पैसे दे रही है, ये दे रही है, एंड वी वर लाइक यार वी डोंट हैव इनफ मनी टू डू डिस्काउंटिंग इनटू द मार्केट। हम नेगेटिव यूनिट इकोनॉमिक्स बिजनेस चलाएं कि हम अपनी जेब से वी आर डिप्लॉइंग मनी फॉर डिस्काउंटिंग एंड गेटिंग कस्टमर्स एक्वायर्ड एज अ कस्टमर नो, दैट एक्विजिशन मेक कॉस्ट। सेंस। सो बेसिकली आप जो है वो इफेक्टिवली जो प्रीमियम है वो प्रीमियम रैंडम नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी के पास जो है वो इतना बड़ी फौज होती है कि वो बहुत सारे ये काम खुद कर रही यस, होती है। छोटे के पास नहीं होती तो वो उसको उसके ऊपर प्रीमियम दे सकते हैं। दैट मेक सेंस। या मुझे ये बताएं कि लेट्स टॉक अबाउट द वर्क फ्लो, राइट। सो मैं कहता हूँ मेरे पास एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, मैं छोटे बच्चों के कपड़े बनाता हूँ और मैं कपड़े बना के बेचता हूँ, और मैंने आज बनाना शुरू किए हैं। बेगम मेरी कहती है कि यार मेरे पास जो है ना वो घर में 10 लोग हैं, वो बस सिर सिलाई कर रहे हैं बच्चों के कपड़ों के और वो बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, कपड़े आपने बनाना शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है, लोग आपके कपड़े बड़े पसंद कर रहे हैं, तो मैं इनको इसको क्यों ना हम बेचना शुरू कर दें। अब मुझे इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं कि साहिवाल से कोई बंदा कह रहा है, खातून कह रही है कि मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए, कोई लड़काना से कह रही है। अब मेरे पास कपड़ा आ गया, मेरे पास जो है उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग के लिए मैंने मार्केट से जाके भी मैं थैलियाँ वैलियाँ ले आया हूँ।
और मैं जो है वो अब डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगेन मैं आई एम गोइंग बैक टू 2017-18, जब मैंने पहली दफ़ा शुरू किया था ना, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये सारा काम किस तरह करता है। वो Yeah, थैलियाँ कहाँ से आती हैं जिसके ऊपर जो है yeah, ना वो सील पैक होता yeah. है, ये सारा कुछ किस तरह से होता है। तो डू आई गो एंड टॉक टू लेपर्ड कोरियर, Nope. टीसीएस, और डू आई टॉक टू स्मार्ट लेन? Smart. And in terms of talking to Smart Lane, how does that sort of work? Because again मैंने आपको भी बताया, मैं तो एक हस्बैंड एंड वाइफ है। मैं जो है वो नौकरी करता हूँ, और बेगम मेरी घर पे कपड़े कपड़े बनाती रहती है और इंस्टाग्राम पे डालती रहती है, तो लोगों को पसंद आ गया है। तो अभी तो हमने ना बिजनेस का कभी सोचा ना, हमें कोई आइडिया, अपने शुगर मेले में ये कर रहे थे। Hmm. अभी ना कंपनी रजिस्टर्ड है, ना कोई कंपनी का बैंक अकाउंट है, हमारे अपने बैंक अकाउंट है, जिस तरह एक सादा Hmm. पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली Hmm. रैंडम होती है, उस तरह की एक फैमिली है। Hmm. अब वो ई कॉमर्स में धंधा करना चाह रही है। Hmm. अब वो क्या आपकी वेबसाइट पे जाएगी, वहां से कोई फॉर्म फिल करेगी, वो आपको कॉल करेगी, वो हाउ डज रन मी थ्रू दी वर्क फ्लो? So you are connected to the complete logistics infrastructure digitally under 5 minutes. You go to our website, you sign up for free, and you log into our platform. You download your Shopify plugin or the whatever you are running, and you are good ठीक to है, go. ठीक है, मेरी ठीक है। अब जैसे ही अब मैं आप गया, रजिस्टर कर मैं लिया। स्टेप बाय स्टेप रन करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जी ठीक है, मैंने ना शॉपिफाई पे गया, मैंने यूट्यूब से सीख के शॉपिफाई के ऊपर एक वो भी बना ली, शॉप भी बना ली। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेरे 25-30 हज़ार फॉलोअर्स हो या चुके हैं, जो कि मुझे कह रहे हैं कि यार चीज़ खरीदनी है। तो मैं शॉपिफाई की लिंक के ऊपर जाके अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अपलोड अगर कर दिया और आप मैंने उनको लिंक शॉपिफाई भेज नहीं दी। भी है आपके पास, ठीक है, आप सीधा स्मार्ट लेन पे साइन अप किया, आपके पास इंस्टाग्राम के अंदर से बल्क CSV शीट निकलेगी कि ये सारे मेरे आज के ठीक है। ऑर्डर्स हैं, वो आप स्मार्ट लेन पे अपलोड करते हो। स्मार्ट लेन का प्लेटफॉर्म उसे रीड करेगा और सारे रेलिवेंट कोरियर्स के पास जो बेस्ट परफॉर्मिंग कोरियर उस एड्रेस पे होगा उसके साथ बुक कर देगा। फिर वो नहीं, सो कोरियर्स। मैं ये कह रहा हूँ अगेन, सो मैं अभी कह रहा हूँ, अभी आप आगे निकल गए। मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि जी मैंने, लेट्स से मैंने शॉपिफाई बना दिया। हाँ, शॉपिफाई पे अब स्मार्ट लेन पे वहीं पे डिजिटली मेरे पास एपीआई एक्सेस अवेलेबल है सिंगल क्लिक के ऊपर, जिसको मैं खोलूंगा तो मेरा शॉपिफाई कनेक्ट कर देगा और यस, वो मेरे ऑर्डर का एक्सेस आपको आपको देना शुरू कर यस, देगा। ऐसा ही है? यस, अच्छा, अब मेरे ऑर्डर, अभी तक मैंने कोई कंपनी रजिस्टर नहीं कराई, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सुबह बैठा था और बेगम ने बोला था कि यार एक माल बेचना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ फिगर आउट करता हूँ, और मैंने बैठ के आपकी वेबसाइट से कर करा के अकाउंट बना करके वो कर दिया। 5 लोगों ने शॉपिफाई पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। माल मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास क्या कहते हैं उसे, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, और वो कपड़े हैं, या, और स्मार्ट लेन का प्लेटफॉर्म है। या, अब वो स्मार्ट लेन का प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर मैंने ऑर्डर्स जो आपके सामने आ गए हैं। तो अब ये आप फिगर आउट कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली नया बंदा है, इसने ये 5 ऑर्डर्स या, बोले हैं, मैंने इससे कंफर्मेशन मांगी है, वो कह रहा है सर कंफर्म्ड है, आप भेज दें ऑर्डर। यस, और और उसको नहीं पता कि कॉल कुरियर है, टीसीएस है, पोस्टैक्स है, कौन है। उसको बस ये पता है कि मेरा ऑर्डर जाना है। यस। अब वो आप, उसको पता होगा, मतलब मर्चेंट को पता होगा कि कौन नहीं सा एज इन कोरियर उसको का। पता तो होगा, लेकिन उसको उसको नहीं, उसने नहीं डिफाइन किया कि यहाँ मुझे उसने टीसीएस से डिफाइन नहीं भेजना है। किया, हाँ जी, उसने डिफाइन उसको नहीं बस ये है कि यार मेरा वो अब पोस्ट टैक्स वाला आएगा, और वो जो भी है कॉल कुरियर वाला आएगा या टीसीएस वाला आएगा, और वो शाम को आकर के पार्सल ले जाएगा और वो पहुंचा देगा और वहां से वो पैसे इकट्ठे कर लेगा। किया। यस, इज दैट हाउ इट हैपेंस? ओ यस। एंड फिर आपको डेली की रिपोर्टिंग आती रहेगी कि कितने डिलीवर हो गए हैं, कितने नहीं हुए, कितने पैसे आपके रहते हैं देने वाले, कितने पैसे आपको दे दिए, एंड दिस अच्छा, इज इसके अंदर वॉलेट में जो जाता है। मैंने आपको बोला, जिस तरह हमारे केस में क्या होता था कि हमारे वो छोटे बॉक्सेस होते थे, या, क्या कहते हैं उसे, कार्टन के कॉर्गेटेड कार्टन। बॉक्सेस होते थे, हम्म। राइट? उसके ऊपर हम शीट प्रिंट करके लगा देते या, थे और वहां से वही बार कोड निकालते थे और वट। या, लेकिन जो कपड़े वाले होते हैं, ये होते हैं, तो वो नॉर्मली ये सील्ड उनमें आते हैं। यस, अब मैं नया आया हूँ, नॉर्मली जितना मुझे 2018 19 20 का याद है, तो आपको जो है ना जाके इनसे खरीदना पड़ता था 7 8 10 रुपए का, डिपेंडिंग ऑन द साइज। या, आप जाते, जब आप ऑर्डर बना रहे, इनिशियली साइन अप कर रहे होते थे, तो आप उनसे कहते थे कि यार मुझे 500 जो है ना ये थैलियाँ दे दो, ये सील्ड वाली। या, तो वो आपको थैलियाँ दे देते थे, उसमें उनके मल्टीपल होते थे कि यार अगर आपने अपनी ब्रांडिंग करानी है तो इतने का होगा, नहीं करानी तो या, कॉल कुरियर का या टीसीएस का वो आ जाएगा। तो अब जब मैं हूँ, मेरे पास तो ट्रांसपेरेंट थैलियाँ हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे पास कैसे आएगी वो सील्ड, लाइक अगेन, क्योंकि मैं अब उससे डील नहीं कर रहा टीसीएस से। जब आप साइन अप करते हैं डिजिटली, वो आपसे पूछता है इन द प्रोसेस कि आपको पैकेज किस साइज़ का पैकेज या पैकेट चाहिए। अगर आपका अपना पैकेज है क्या आपको हमारे से चाहिए, तो वो पूछता है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, अगर आपने कहा मुझे वो पैकेज चाहिए, मेरी टीम आपको हमारे कॉल सेंटर से कॉल जाती है, वो पूछती है आपने 500 पैकेट्स का ऑर्डर प्लेस किया, पर पैकेट ऑर्डर इतने का, ये आपको कल इतने बजे मिल जाएगा। ठीक है,
ठीक और है। वो उस तो वो बंदे को मिल जाता। वो भी आ गया। अब वो उसने जो है ना पैकेज पैक करना शुरू कर दिया, आगे भेजना शुरू कर दिया। अब आपने मैनेज करना है उसके लिए सारा कि यार किस तरह से कैसे कर करके डिलीवर हो जाएगा। मुझे ये बताएं, मैं कहता हूँ जी मैं नया बंदा हूँ, मेरे पास 25 ऑर्डर या 200 ऑर्डर आ गए, हम्म। ठीक है। और वो पूरे पाकिस्तान में, वो गिलगित से लेके गवादर तक मुख्तलिफ लोगों ने या मुख्तलिफ जगहों पे ऑर्डर प्लेस किए। अब चूंकि मेरे 200 ऑर्डर हैं, तो उस टाइम के ऊपर मेरे लिए आपका सिस्टम जो है वो किसी एक ही नहीं, लॉजिस्टिक्स कंपनी को डील करेगा, नहीं, या वो ऑप्टिमाइज करेगा और वो उस दिन शाम को मेरे पास 4 लोग भेजेगा। एक बंदा जो है वो टीसीएस का होगा, एक लेपर्ड का होगा, एक इसका होगा, एक उसका होगा, और वो डिपेंडिंग ऑन के कौन सा है वो वो निकाल आपको दूंगा। 4 से 5 लोग भी भेज सकता है। एंड दिस इज़ अ फैक्टर जो हमने कंपनीज को दिया हुआ है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यार मेरे पास 3 से ज़्यादा कंपनीज ना आए, 4 से ज़्यादा कंपनीज ना आए, जो मर्जी आए मेरे पास। तो वो हमने उनको ऑप्शन एज ए लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है। सो इट माइट बी पॉसिबल आपके पास 10 लोग आ रहे हों वो 400 पैकेज उठाने, मगर वो आपको पता होगा कब आएंगे, उनको कौन से पैकेज क्या शीट देनी है, उसने कौन सा लेके जाना है। वो सॉर्टेड सिस्टम वुड सॉर्ट एवरीथिंग, गिव यू रिपोर्ट। वो आपके पास आएगा, आप उसे कहेंगे ये आपकी शीट है जो आपने पैकेजेस उठाने हैं, ये पैकेजेस पड़े हैं। वो उस शीट को साइन करेगा, सारे पैकेजेस स्कैन करेगा, मेरे सिस्टम को पता लग जाएगा, पैकेज हैंडेड ओवर। और उसी ठीक टाइम है। फिर मैं आपको बताऊंगा, इधर एक स्टेप आता है वेयर वी ऐड अनदर वैल्यू फॉर द मर्चेंट, जहाँ मर्चेंट की हम और वैल्यू ऐड करते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि रियल वर्ल्ड और इधर में क्या फ़र्क है उस चीज़ का। इधर अब चला गया, जब डोर स्टेप पे पैकेज डिलीवर होगा, फिर पैसे वापस आते हैं मर्चेंट के पास। इस पूरे प्रोसेस को हम्म 20 दिन लगते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके किया कि यार पैकेज स्कैन हुआ, टीसीएस के पास पोजेशन में आ गया, मेरे सिस्टम को पता लग जाता है कि टीसीएस के पोजेशन में आ गया। अगर वो कहता है मुझे एडवांस पैसे देने इस पैकेज के अगेंस्ट क्योंकि ये डिलीवर हो जाएगा 4 दिनों में, मैं उसको अप टू 80% बेस्ड ऑन माई क्रेडिट रेटिंग एल्गोरिदम जो कंप्यूट करता है, मैं उसको अगेंस्ट सर्विस फ़ी 1%, 100 रुपये का पैकेज है तो 1 रुपया चार्ज करके उसको 70 रुपये या 80 रुपये एडवांस में दे देता हूँ। और बाकी बैलेंस जो उसका बचता है 19 रुपये का, वो अगर 80 पहले दे दिए, 1 रुपया मेरी फ़ी है, 19 रुपये का जो बैलेंस बचता है वो जैसे ही डोर स्टेप पे डिलीवर होता है मैं उसके वॉलेट में दे देता हूँ। अब ना हम्म उस बंदे को 21 कोरियर के साथ रिकन्सिलिएशन रन करनी है, एक सिंगल हम्म पार्टी ने हर रिकन्सिलिएशन, हर चीज़ उसे स्ट्रीमलाइन करके दे दी, और साथ उसका कैपिटल जो 25 दिन का 10 कोरियर कंपनीज के पास फंसता था वो भी अनलॉक हम्म। करके उसे उसी टाइम दे दिया। सो ठीक उसकी है, ये आई एम अज्यूमिंग दिस इज गोना हैपन आफ्टर द मर्चेंट हैज यूज्ड योर सर्विस अ लिटिल व्हाइल, ताकि उसकी क्रेडिट स्कोरिंग बढ़ जाए, बन जाए, यस। कि आपको पता लग सो रहा है कि इसका वीकली इट कितना। टेक्स अस 10 days टू एक्टिवेट सीओडी, 10 days टू एक्टिवेट सीओडी, क्योंकि मुझे क्या फैक्टर्स चाहिए ऑन अ हाई लेवल कि यार ये कितने पैकेजेस के जाते हैं, इसकी रिटर्न रेशोज़ क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, इसकी एवरेज डेली सेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। बिकॉज एवरेज डेली सेल्स क्यों चाहिए, पाकिस्तान के अंदर वी आर अ वेरी इनोवेटिव नेशन, बहुत इनोवेशन है हमारे अंदर, ठीक हम्म है। दैट्स हाउ आवर रिस्क फ्रेम वाज बिल्ड इन द बिगिनिंग। एक बार मर्चेंट आए, उसके एवरेज 10 पैकेजेस जाते हैं, अब उसको 80% एडवांस मिल रहा है स्टार्ट में, और लेट्स से उसकी नॉर्मल रिटर्न रेशो है 10%। सो आई एम हम्म कवर्ड ऑन द रिस्क साइड, क्योंकि मैंने हम्म उसको 80 दिया है और 90 कलेक्ट होना है उधर से, आई विल रिकूप दैट। हम्म वी आर जीनियसेस। हम क्या करेंगे भाई, 10 दिन सही चलाया, तीसरे दिन मैंने 50 ऑर्डर डाल दिए, 40 ऑर्डर ऐसे ही फेक एड्रेस डाल के कि मुझे पैसे एडवांस में मिल जाएंगे। इनको तो हम्म 7 दिनों बाद पता लगेगा यार कि दीज वर फेक ऑर्डर्स, नाउ आई हैव दैट मनी। और फिर ये मेरे पीछे आएंगे कि यार प्लीज़ यार पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सो दीज वर ऑल रिस्क फ्रेमवर्क्स वी हैव टू थिंक थ्रू। अब हाई लेवल बहुत आसान लगता है यार, इन्होंने 80% दे दिए, वहाँ डिलीवर हो गया, कोरियर ने इकट्ठे करके दे दिए। बट रिस्क मैनेज करना, ये सारी चीज़ें करना, दैट वाज द मेन चैलेंज फॉर अस। फिर और एल्गोरिदम लुक्स एट एवरेज डेली सेल्स इतनी है भाई, इसने देर आर 3x मोर ऑर्डर्स देन एवरेज डेली सेल्स टुडे, और ये 2x मोर ऑर्डर्स। So my system हम्म will flag that as a risk and take it through an internal manual process कि my team would check कि यार why is there a blip, क्या सेल लगी हुई है,
क्या कोई राइट। अदर सो रीजन है? इट्स नॉट लाइक कि वो लॉकआउट कर रहा है, क्योंकि अगेन मैं अगर अपनी बात या करूँ ना तो मेरा ये होता था कि मेरा 3 2 3 4 ऑर्डर्स डेली होते थे। या और नॉर्मली क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रिंसिपली या इस्तेमाल करते थे, तो या हम महीने में 1 2 दिन ऐसा होता था जिसमें 150 200 ऑर्डर्स जाते थे। और क्वार्टर में एक टाइम होता था सेल वाला, जिसमें तकरीबन हफ्ता डेढ़ के लिए ना हर दिन का 4 5 ऑर्डर ऑर्डर या जा रहा होता या था। तो हम तो लॉकआउट हो जाएंगे अगर हम या सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेस लाइन उससे देखें, या अनलेस समवन इज रेकनसाइलिंग एंड इंश्योरिंग कि यार वो हमसे चेक कर रहा है कि यार देयर इज अ रीजन व्हाई द ब्लिप इज yes. हैपेंड। So then that goes through a manual process, and that's where technology comes into play. अब आप Shopify is a very rich technology platform. Shopify मुझे बता देता है कि यार 80% ऑर्डर तो किसी मार्केटिंग कैंपेन से आ रहे हैं. The hence he's spending on a marketing campaign. These are real orders. ठीक है, मतलब कि दे आर नॉट और रैंडम ऑर्डर जो ऑर्गेनिक आगे पड़ गए हैं या कहाँ पड़ गए. नाउ दिस इज जस्ट थिंकिंग थ्रू दैट प्रॉब्लम एंड यू आर फिगरिंग आउट कि यार मैंने इसको कैसे, अपना रिस्क कैसे कंट्रोल करना है. सो फॉर अस, hypothesis building and testing has been the main core of building the foundational business and de-risking our business where we are today. मुझे ये बताएं जो आपका पहला पार्ट है ना अच्छा, बिफोर आई गो इनटू दैट, इसमें ये भी बताइएगा कि कस्टमर को व्हाट्स द एवरेज प्राइस पॉइंट। अगेन मैंने कहा मैंने अपने आप को बिल्ड किया है, मेरे बच्चों का कपड़े हैं, कपड़े Yeah, हैं 1 किलो से कम ही होंगे मोस्टली। yeah, छोटा पैकेट होगा उसके अंदर ही फिट फुट होकर आ जाएंगे, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा कपड़े ऑर्डर कर देता है। तो इस तरह का जो लेस देन 1 किलो ऑर्डर है, व्हाट्स द प्राइस पॉइंट इन इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहा है? हाउ price. मच ऑफ अ प्रीमियम आर यू चार्जिंग? एंड उसमें प्रीमियम में मैं ये चीज़ कैविएट ऑब्वियसली ज़रूर ऐड करूँगा कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, एंड दैट्स माई अजम्पशन, क्योंकि जब मैं जाकर ये जो कोरियर कंपनीज हैं इससे सारी नेगोशिएशन होती है, तो वो आपको Yes, जो है ना एनीवेयर बिटवीन 150 to 300 रुपया चार्ज कर सकते हैं yes, फॉर द सेम पार्सल, yeah, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने आपको कैसा चूना लगा दिया। अब आप yeah, अगर बिल्कुल ही नए नवेले हैं तो वो 300 बोलेंगे, आप कहेंगे अच्छा 300 होता है, आप चुप करके 300 मानेंगे। आप अगर जो है ना वो थोड़ा सा, और उसमें आपको पूरा वो एक हमारे टाइम में भी मुझे याद है, आपको एक पूरी गेम खेलनी होती है पाकिस्तान में ना, हर चीज़ में एक गेम खेलनी होती है। बैंक के पास भी आप जाते हैं तो बैंक को बताते हैं कि यार मैं तो इतना कोई अमीर आदमी हूँ, मैं तो पता नहीं कितने 50 करोड़ रुपया तुम्हारे बैंक में रखूंगा। फिर वो आपसे तमीज से बात करता है, हालांकि यू नो, और मैंने देखा वो 99% लोग ऐसे ही होते हैं, वो आखिर में अंदर से कंगले होते हैं, लेकिन वो दैट्स द ओनली वे टू एक्चुअली गेट इन टू द बैंक, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। सेम इस चीज़ के साथ है कि यार वो कुरियर कंपनी आती है, वो आपको ना उनको झंझोड़ के बोलना पड़ता है कि जी मेरे तो 10,000 ऑर्डर होंगे, मैं तो ऐसा होऊंगा, मैं तो वैसा होऊंगा, फिर वो आपसे सीधे सीधे मुंह बात करते हैं। तो बिल्कुल सही है. एसएमई अगर जाएगा और जाकर के वो नेगोशिएट करने लगेगा, वो 4 के साथ तो वो कर ही नहीं सकता, 4 में वो पीछे पड़ जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे उसको उनसे ऑन बोर्ड Yeah, होते होते। वो एक से भी अगर करेगा तो उसमें प्राइस पॉइंट का डिफरेंस होगा। yeah, लेट्स अज्यूम, मैं ज़्यादा नहीं 150 300 नहीं करता, मैं कहता हूँ 150 और 200 रुपये में भी तकरीबन आपका कितना है, कोई 30% का डिफरेंस आ जाता है, 33% का। I see. Yeah. तो क्या आप लोग जो प्राइस पॉइंट दे रहे होते हैं वो प्री नेगोशिएटेड विद द वेंडर्स है, और वहाँ पर जो आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आर यू ऑलरेडी पासिंग ऑन ए डिस्काउंट टू योर मर्चेंट, इन विच केस अगर उसमें फॉर एग्जांपल आप प्रीमियम ऐड भी कर रहे हैं तो मोर और लेस वो मुझे सिमिलर ही दिखेगा। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट है। It's similar. क्योंकि देख, the reason being के 5% are large brands who will get exceptional rates. For example, let's name one large brand like Sapphire. What Sapphire will be getting, a smaller merchant would be not getting that. ठीक है. But now let's position Smart Lane. Smart Lane might have an order volume with a singular courier company much bigger than Sapphire on an individual level. Hence, I'll get a similar rate to them. Now, when I build my margin on them, it would be a similar rate that a direct courier company would give a smaller merchant. So there's not a much of a difference on the rate. For a larger brand, there would be a difference, and that's the reason we stopped working. Initially, when it was everyone was taking us a courier company, that's the reason we stopped working with the larger. KR don't treat us as a courier company. My cost base is not the same as the courier company. I'm not operating on the same dynamics as them. Essentially, this is a trading business where I'm aggregating demand and optimizing it to the courier different courier base. Understand that मैं नहीं काम करूँगा कि यार
क्योंकि पाकिस्तान it's been insane. Fuel has been 280, 300, and delivery of a package have been 60 rupees by few courier companies. So the free capital that came into the ecosystem, and everyone was changing vanity numbers to get more money out. Base change since 2022. So for us, that was a good thing कि यार start से we were very clear. No negative unit economics, no discounting that impacts my core business in terms of a unit economics basis. That's how we became a cash flow positive company. Having that grit कि यार बिक सकता है, प्रीमियम टेक्नोलॉजी से हम मार्केट के अंदर प्रीमियम ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं फॉर द मर्चेंट. हमने रिटर्न What's रेशोज the मर्चेंट्स की कम किए 50% से. फॉर एग्जाम्पल अ मर्चेंट हु वाज हैविंग 14% ऑफ अ रिटर्न रेशो now has a 7% return ratio. That is extra मुझे sales बताएंगे they are व्हाट्स द generating. एवरेज कॉस्ट इस वक्त? मैं आपको, अगर मैं आपके सिस्टम में आता हूँ, मैं बच्चों के कपड़े बेच रहा हूँ, 140 मुझे रुपये इस पर वक्त के 155 रुपीज़ पर केजी और 160 रुपीज़ पर केजी, समथिंग लाइक दैट. उसमें आपका प्रीमियम इंक्लूडेड है या वो ऊपर से इट्स ओवर माई एंड अबव होगा? प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन दैट. अच्छा, इसमें अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि यार अगर वो बंदा मेरे पास आ रहा है, मैं एक एसएमई हूँ, मुझे अपनी जो जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनकी भी एक अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स है, राइट? वो बिल्कुल है. कह रहे हैं कि यार मैं सैफायर के पास जाता हूँ, मेरी एक वैन जाती है, जाके जो है ना 500 पीस डेली का उठा लेती है, या एक वेयर हाउस है उससे 500 पीस उठा लेती है. या अब ये मुजम्मिल रैंडम है, ये जो है मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसके पास मेरे हिस्से में 3 आ रहे हैं, दूसरी कोरियर कंपनी के हिस्से में 5 आ रहे हैं, मुझे उन 3 पैकेजेस के लिए यानी कि 450 रुपये उठाने के लिए मुझे, जो मेरा रेवेन्यू है, या मुझे उसके लिए एक पूरा ट्रिप मारना पड़ रहा है इस बंदे के पास, ठीक है? हम्म वेयर एज मैं एक ही ट्रिप के ऊपर 500 मल्टीप्लाई बाय 150, हम्म जो भी नंबर आता है, हम्म 75,000 रुपये का मैं ट्रिप मार रहा हूँ, तो देर इज़ अ कॉस्ट टू दैट एज वेल. कि आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे 50 या 200 ऑर्डर्स थे, उसको आपने 5 में डिवाइड कर दिया, हम्म तो एक बंदे के हिस्से में तो बड़ा कम आ रहा है. टेक्निकली हम्म उन्होंने आपसे बल्क डील की हुई है, लेकिन उनकी बल्क डील इस सोच में होती है कि यार एक सिंगल ट्रिप पे मेरे हम्म पास इतना ज़्यादा माल उठ जाएगा और फिर वहां से मैं पैसे सेव कर रहा हूँ हम्म. इफेक्टिवली, राइट? 1 पॉइंट हाँ, सेविंग है. मतलब उस पे आप पूरी चेन में 5 रुपये 10 रुपये बचा लोगे. बट वो 5 रुपये वो 10 रुपये बढ़ है तो सही ना, इतना 3 लाख या ऑर्डर है, उसके ऊपर 5 रुपये बचाता हूँ तो मेरा, मुझे नजर आता है जी 1.5 मिलियन का सम डेली का जो है वो डिफरेंस है. या या बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्हेन यू मैनेज अ पोर्टफोलियो यू ऑप्टिमाइज फॉर इट. उस टाइम व्हाई आई कुडंट वर्क विद द लार्जर ब्रांड्स इज मेरा केपीआई ये था कि यार आई हैव टू ब्रेक इवन माय नहीं नहीं, कंपनी. मैं वो तो मैं समझ गया लार्जर ब्रांड्स वाली या बात. मैं स्मॉल की समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं पर उस ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि अगर वैल्यू चेन में मुजामिल भाई सबका विन सीधी विन नहीं बात है, होगा ना. जब बिजनेस लगाते हैं हम इस सोच से नहीं लगाते कि मेरे 4 पैकेजेस ही रहेंगे सारी जिंदगी. यस देयर इज अ सक्सेस, यू ऑप्टिमाइज योर प्राइसिंग इन अ वे कि यार. एंड आई टेल यू इन पाकिस्तान मोस्ट ई कॉमर्स बिजनेसेस सक्सीड. वी हैव वर्कड विद स्मॉलर ई कॉमर्स बिजनेसेस जो पहले दिन पे डे ज़ीरो पे स्टार्ट हुए. दो एक पार्सल अ डे, 2 parcel a day. That guy is doing 400 parcels a day now today in a span of 8 to 9, 10 months. So you want to have a relationship and you want to service the customer across the life cycle. जो आज छोटा है वो शायद कल को बड़ा भी होगा. So that's our philosophy के यार. जो uh, आपके आपकी रिलेशनशिप और आपका कनेक्शन विद वो तो मैं समझ गया. मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं पर चूंकि आप एज एन एग्रीगेटिंग बिजनेस आए हैं, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कंपनी मार खा रही है, बिकॉज वो ये कह, वो आपसे उसने डील की हुई है बल्क की, yeah. और उसको उस बल्क में जाके बल्क अचीव करने के लिए उसको 10 जगहों पे जाना पड़ रहा है, वर्सेस पहले वो एक जगह से उठा रहा था. But what we have done, Muzammil bhai, in this is that we work very closely with all courier companies. We have आपको courier companies बहुत सी ये भी बताएंगी कि their ARPU has increased because of Smart Lane. Because Smart Lane ने एक philosophy रखी हुई है, इतने % मार्जिन से ज़्यादा मैं मार्जिन नहीं लूँगा. अगर मेरा ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज इतना मार्जिन आ रहा है ऑन द कस्टमर, आई विल पास द रिमेनिंग मार्जिन बैक टू द कोरियर कंपनीज. ठीक है, आई डोंट वांट टू जस्ट मिल्क देम आउट, आई वांट दैट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम टू ग्रो. आई एम अ मार्केट मेकर. दैट्स माई फिलोसफी फ्रॉम डे जीरो. If you talk with different courier companies, they'll tell you we have supported them in many ways, in terms of increasing their pricing. Over jin customers pe they were not able to charge premium, they are getting a higher ARPU from those same customers because of Smart Lane. Because Smart Lane ने अपना
टेक्नोलॉजी प्रीमियम एंड सेविंग्स रिटर्न रिड्यूस करने की वजह से जो प्रीमियम मिल रहा है उसका पार्ट वापस कोरियर कंपनीज को दे रहा है. आई डोंट वांट टू मिल्क दिस इकोसिस्टम. वी आर प्लेइंग, we believe what we are building as a company that will stay for a very long time period and keep on making market for a very long time period. We are not in this for a short with the short term view, a very long term view. Hence, this is very early days of the ecosystem, especially the e-commerce ecosystem. We feel the more we catalyze this on good economics, हर किसी को market make करके profit दो, in that manner सारे grow करेंगे. तो that's what is happening. हमने बहुत सी courier companies, I'll give you an example. We came across many courier companies जिनका relationship basis के ऊपर average revenue per user per order was 100 रुपया. We have increased that from 100 रुपया to 130 रुपये. Now that is such a huge increase for those courier companies. Hence we are working very closely with them. हमारी philosophy ये है कि यार we will solve the issue for finance. We through data, through technology. What you have to do. अगर हम सारे कहते हैं यार पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए. China and look at Alibaba, AliExpress. What is the key? The key part is logistics. इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं, लोकल शिपिंग भी करते हैं, सेम सिटी, क्विक कॉमर्स. आर लॉजिस्टिक्स कंपनी नीड टू रेज कैपिटल. अगर कैपिटल रेज भी करे उससे फाइनेंस ना करें, इंटरनेशनल शिपिंग प्रोडक्ट क्रिएट करें, क्विक कॉमर्स के प्रोडक्ट क्रिएट करें. दिस इज दे नीड टू अंडरस्टैंड दे आर द इंफ्रा लेयर फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी. दे आर द इंफ्रा लेयर एंड money has to go into the infrastructure. Don't utilize the capital that you have raised in a sense कि यार मैं फाइनेंशियल सर्विसेज भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा. इट्स टू अर्ली राइट नाउ. या बहुत बड़े होके जो मर्जी करो, बट हैव अ फोकस फर्स्ट कि यार मैंने करना क्या, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव. सो दैट्स वेरी क्लियर फॉर मी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. यस हमने पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स रखनी है एंड वी हैव टू बी द मार्केट मेकर. वी आर मार्केट मेकर ऑन फाइनेंस साइड्स फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. We are market maker on the logistics side for all the logistics company and upcoming logistics company. And on the merchant side, we are their distribution engine. Right now, we are helping them to distribute into the local country. Now we are going into a process. We are creating products in terms of quick commerce delivery, international shipping with the existing courier companies. So we are telling them you need to create more logistic products, not financial services product. Do you think आपने लाम का ऑक्टेन प्लेटफॉर्म देखा? लाम का ऑक्टेन प्लेटफॉर्म देखा. लाम इज effectively is essentially is a product. देखो उसने भी यही किया, उसने logistics पकड़ी, distribution बनाई through a marketplace, and now he's bringing in other businesses and distributing them into other geographies. So basically he's creating more value for them. He's helping the merchant to grow. His philosophy is very similar to our philosophy. He's creating distribution for all the merchants. We are creating efficiency and distribution for merchants and financial services through a platform play. हम इन्वेंटराइज नहीं करना चाहते, हम इन्वेंट्री खरीदना नहीं चाहते, हम प्रोडक्शन के ऑर्डर्स नहीं देना चाहते to cover the risk of smaller merchant. We are more like a utilize technology to just increase velocity of e-commerce. His Alarm's philosophy is unleash Pakistan sellers to the international market. Do you think there on some level they're a competition? Because my understanding is they're also doing aggregation for logistics. Yes, they're also as an add-on they're giving you international as well. Yeah. But वो it's a one shop stop. वहाँ पर local भी है, international भी है, सारा कुछ है. I don't want to compete into the front end marketplace layer because we feel that economics. Again, मैंने Octane बोला, लाम नहीं बोला ना. लाम is the front end marketplace, but Octane is the engine that basically does exactly what you guys do. So conflict of interest आ जाता है because if a platform play has to be market neutral. You can't own your own distribution network at the same time. So we want to be market neutral and a market maker for everyone. कि मेरी internal teams के अंदर कभी भी incentivization ना हो कि यार मैंने major packages load अपने platform या major orders अपने. For me merchant जहाँ मर्जी से order लेके आए, मेरा काम है उसे पैसे देना,
मेरा काम है उसका ऑर्डर जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाना और उसके लिए और मार्केट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करना। अब वो मार्केटिंग जैसे मर्जी करे, जिस मर्जी चैनल से सेल करे, वी फील कि लाम इज गोइंग टू बी आवर पार्टनर गोइंग डाउन, because one of the key things that we are doing is we are now going to be opening different distribution channel for our merchant. As we are integrated and we have the inventory view of the merchant and we are integrated on Shopify, we can easily populate his inventory on Amazon, Daraz, Lam, and all of these. That's where we are thinking कि यार अब merchant की distribution कैसे increase करें, how to work, and in that we will be working with Lam, we will be working with other merchants, we might be working with Pricehoy, we might be working with all other marketplaces and distribution international marketplaces as well. So that's our vision कि यार मुझे ये नहीं करना कि मैं फ्रंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बनाऊं, वो शॉपिफाई यूज करे, इंस्टाग्राम यूज करे, फेसबुक यूज करे, लाम यूज करे, दराज से ऑर्डर आए, मेरा काम है ऑर्डर डिलीवर हो जल्दी से जल्दी और पैसे मिले उसे। मेक सेंस। मुझे ये बताया कि जब बात कर रहे हैं ना प्रॉब्लम्स की, तो इसमें ये पैसों वाला एक मेजर प्रॉब्लम था, एंड आई फील लाइक नाउ वी आर बिगिनिंग टू गेट क्लोज टू सॉल्विंग दैट। जो एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम है वो लास्ट माइल का है कि वहाँ पर ना बड़े लोग आए, बड़ी बातें की, अगेन पोस्ट टैक्स वाले भाई की नीचे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में के अंदर या लिंक्डइन के ऊपर जो मुझे फीडबैक मिला, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज दिस प्लेयर हु हैज गॉटन एक्सट्रीमली बिग, दे हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट, टू से एटलीस्ट वो खुद से तो यही कहते हैं, लेकिन इवन उस स्केल के ऊपर जाकर जब वो सबसे माइल्स अहेड हैं, उसके बावजूद वो फॉर सम रीजन क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सक रहे जो कि एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है। तो कंज्यूमर उसके ऊपर अभी भी कह रहा है कि यार ये मसले आ गए, वो मसले आ गए, पोस्ट टैक्स बात नहीं सुनता, कॉल सेंटर जवाब नहीं देता, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, वगैरह वगैरह, इट्स ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि एक आम आदमी के आते हैं। आई कैन गारंटी कि वो मसले आपके पास भी आएंगे, आप उसको 100% नहीं कर सकते। वो साबुन पे लिखा होता है ना नहीं 99.99% बैक्टीरिया हमें मारता है। अर्ली इन द जर्नी आया है क्योंकि वी वर नॉट एज कैपिटल रिच, तो हम अपनी ग्रोथ को बहुत तरीके से कंट्रोल करके चलते रहे कि हम कभी इस पॉइंट पे ना आए कि हम मर्चेंट्स को सर्विस ना कर सकें। एंड अंडरस्टैंडेबल, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो वो होता ही है कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं देखो तेरा बाहर वाला ब्रांड जो है वो तो फ्री रिटर्न्स देता है, बाहर वाला ब्रांड जो है वो तो ये देता है वो। यार बाहर वाला ब्रांड $15 की चीज़ आपको $75 में बेचता है, और उसके बाद कहता है यार दिल करता है तो रिटर्न कर दो, कोई मसला नहीं है उस बार पर। एक आपको 1 kg पैकेज अगर शिप करना है ना तो $4 का, इधर हाँ, इज 30 सेंट्स। Look at it's the 30 economic exactly। difference. So there is a huge difference over there, in this aspect where the quality of service actually is absorbed by the margins। वो Yes. अगर आप या तो वो पैसे दो फिर आप कहो कि यार मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने आके बोला कि ही इज़ इन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, सो वो स्पेशलिटी चीज़ बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह को देते हैं। उन्होंने बड़ी मज़ेदार स्टैट दी जी, 90% जो पाकिस्तान में आप लोग चीज़ खाते हैं, जो आपकी नूरपुर की इसकी उसकी फ्रिज में पड़ी होती है, वो चीज़ नहीं होती, वो वेजिटेबल ऑयल का वो पता नहीं ग्लिसरीन क्या कहलाता है, वो एक्चुअली में वो होता है। मैं शॉक्ड था, मैंने कहा जी मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जो पिज्ज़ा आप खाते हैं सारे, वो इटालियन पिज्ज़ा टाइप, जो देसी पिज्ज़ा नहीं होता, जो या थोड़े देर बाद वो जमा पड़ा होता है और उसको माइक्रोवेव में भी डालें तो उसकी चीज़ मेल्ट नहीं या करती, तो उसने कहा वो सारा का सारा वेजिटेबल ऑयल है एक्चुअली। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, फिर आप एक्चुअल चीज़ बनाई बेचिए। उन्होंने कहा मसला ये है कि कंज्यूमर जो है वो एक्चुअल चीज़ की प्राइस देना ही नहीं चाहता। लेना नहीं चाहता। जितना मुझे दूध लगता है, दूध से मैं जितना चीज़ को कन्वर्ट करता हूँ, उसमें जो उसकी कॉस्ट आती है, कंज्यूमर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर चाहता ही, उसकी एक प्राइस पॉइंट का एक मसला है, एक कैप है, जिसकी वजह से एक सर्टन क्वालिटी ऑफ सर्विस से ज़्यादा आप पाकिस्तान में दे ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आपने वो देना शुरू कर दी तो आप बेसिकली जो है ना पूरी की पूरी मार्केट चोक हो जाएगी। एंड यहाँ पर चिकन एंड एग आती है कि क्या आप लोगों को इनेबल करते हो कि पहले वो इकोनॉमी में एंटर करें और वो सेल्फ सफिशिएंट हों और फिर आप प्राइस पॉइंट बढ़ाएं, या बट अगर आपने वो कर दिया तो चस्का चढ़ जाएगा। आपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी टेलीकॉम की मिसाल दी, आप प्राइस वॉर पे घुस गए, उसमें आपने जो है ना, सबसे मुझे याद है पाकिस्तान बड़ा प्राउडली कहता था कि लोएस्ट प्राइस्ड टेलीकॉम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो लोएस्ट प्राइस टेलीकॉम का आउटकम ये हुआ कि शिटिएस्ट क्वालिटी टेलीकॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया, राइट? and we बिकॉज have been behind the complete technology race in that.
because of एब्सोल्युटली। that. अब वो 5G की लोग बातें कर रहे थी, 5G का लाइसेंस गवर्नमेंट दे दे, वो लाइसेंस कोई खरीदना ही नहीं चाहता, बिकॉज वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना नहीं चाहता, उनको पता है हमारा कोई रिटर्न ही नहीं है, सो रिटर्न नहीं, कंज्यूमर जो है ना बिल्कुल। उसके पास 5G का फोन है ना वो। सो बॉटम लाइन मेरी ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब जो रह गया ना, बाकी इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट डिस्काउंटिंग, कि मैं ये नहीं कह रहा आप लोग फालतू चीज़ों पे लगे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है। आपने बहुत सारे मसाइल हल कर दिए, ठीक है, कैश फ्लो के मसले हल कर दिए, एग्रीगेशन के हल कर दिए, टेक्नोलॉजी लेयर अब नॉर्मलाइज हो गई। ये मैं बता रहा हूँ एज अ एक्स मर्चेंट, ये सारे मसाइल थे, और अगर ये वाकई अब सॉल्व हो चुके हैं तो दैट्स अ लाइफ चेंजिंग गेम चेंजर। लेकिन इस सब के बावजूद जो यूज़र एक्सपीरियंस के जो मसले हैं ना, वो आखिर में इसी पे ही आते हैं कि बाइक वाले रैंडम है, हम्म। वो चोरियां करेंगे, वो हम्म। दो नंबरियां करेंगे, वो बैंक ट्रांसफर के ऑर्डर को कोड मांगेंगे हम्म। और पैसे निकाल लेंगे। हम्म। देयर आर 10 डिफरेंट प्रॉब्लम, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि बाइक वाला जो है वो एक एक ऑर्डर पे 5-5 10-10 रुपए के मार्जिन पे चल रहा है। हम्म। उसको आपने बिल्कुल निचोड़ा हुआ है इस टाइम के हम्म। ऊपर, जो ये हम्म। फूड पार्ट जितने भी राइडर्स हैं। या। लोग आते हैं, क्लेम करते हैं, कहते हैं यार राइडर्स को देखो हमने कितनी जॉब्स बना दी। सर आपने शिट जॉब्स बनाई हैं आपने। ऐसी जॉब्स बनाई है फ्रीलांसर की जिसपे आपको मिनिमम वेज भी ना देनी पड़े, वो बेचारा कभी कभार 10,000 रुपया महीने का लेकर जाता है। ऐसे ही। उस पे वो करप्शन बिल्ट इन होगी उसकी। जब आप किसी को कॉम्पनसेट, आप उसकी फेयर मिनिमम लिविंग वेज नहीं दोगे, तो वो करप्शन या चोरी या जो भी है वो एक आउटकम है, नेचुरल आउटकम या। है। एंड मसला उसमें यह है कि जब आपने कंज्यूमर को चस्का चढ़ा दिया कि यार 100 रुपए, 130 रुपए, इट्स माइंड नमिंग ना। या। मैं 2018 में जब क्या 80 90 100 रुपए का पेट्रोल था, उस टाइम के पेट्रोल की प्राइस के ऊपर मैं जो है वो 200 रुपए का पार्सल भेज रहा था। या। आज जो है वो 130 140 रुपए का पार्सल जा रहा है, जब पेट्रोल की प्राइस 300 रुपए को टच कर रही है, और डॉलर कहाँ पे पहुंच चुका है। ये कोई सोलर पैनल तो नहीं है कि कोई इनोवेशन ऐसी आ गई है जिसकी वजह से प्राइस उसकी डिप हो गई है, या कोई मूर्स लॉ लगा हुआ है कि अब चिपों की प्राइस वो हो गई है। लोग तो लोग हैं, सर्विसेज का काम है, राइडर की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, ओवरऑल तो कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप कितनी ही आपने एफिशिएंसी बना ली होगी, तो हाउ डू यू सॉल्व दैट कॉस्ट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम? ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आपने उस लेयर में एफिशिएंसी डाल दी होगी, आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस कर ली होगी, बट स्टिल आई डू नॉट थिंक कि जो करंट 150 रुपए, 140 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए, दिस इज सस्टेनेबल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इफ यू 100%। जेन्युइनली वांट टू स्केल, नॉट जस्ट स्केल, स्केल इसमें आएगा जाहिर है, if you genuinely want to ensure high quality service delivery in this industry. I think the prices would increase in the logistics space in the coming quarters, and all of major logistic companies understand this, that this can't work, and we are they also realize that they can't survive this if they behave like telcos. Major Mm. or and why I believe discounting and price war is in our DNA is क्योंकि जितना यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल निकला वो सारे गए टेलकोज में, वो सारे उधर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ट्रेन हुए। एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में दो चीज़ें सिखाई गई, मार्केटिंग और सस्ता बेचो, पैकेज बनाओ और सस्ता बेचो। ठीक है, एंड यूज़र चाहिए, एंड देन वी सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। वही चीज़ हम स्टार्टअप्स में भी थी पहले, टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर शायद अभी भी एग्जिस्ट करती है, और हर बिजनेस में ये एग्जिस्ट करती है कि यार मैं प्राइस पे अगले का मार्केट शेयर तोड़ लूँ। दैट्स द क्विकेस्ट वे टू ब्रेक मार्केट शेयर। प्ले द लॉन्ग गेम, build the user experience, solve for each problem, and then create. That's why we became a market maker. We realized यहाँ एक और प्लेयर ले आओ लॉजिस्टिक्स कंपनी में, और रिस्क ऑफ द कंप्लीट इकोसिस्टम विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो भी आके प्राइस पे लड़ेगा। वो डीएनए ही Mm. है, वो प्राइस Mm. जहाँ 100 रुपीज़ पे वो 90 रुपये पे चली जाएगी, वो किसी को जाके कह रहा Mm. होगा 90 रुपये पे आ जाओ। सो दैट्स व्हाट इज द मेजर थिंग। हमें 12 महीने फिलॉसफी इनकलकेट करने में लगे थे अपनी सेल्स टीम में, कि यार Mm. प्रीमियम, सेल देम द वैल्यू, रिटर्न कम हो रही है, ये हो रहा है, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सेल इट एज अ प्रॉपर सेल। डिस्काउंट ना बेच के, पर्ची नहीं बेचनी, प्रोडक्ट बेचना है, वैल्यू बेचनी है, कंप्लीट वैल्यू प्रोपोजिशन बेचनी है उसको। ये सेविंग्स ना बेच के वो 10 रुपये बच रहे। आई वॉन्ट टू शो हिम तेरी 30 रुपये की सेल ज़्यादा हो रही है, 40 रुपये की सेल ज़्यादा हो रही है। डोंट शो द merchant this cost economics, show him the upside of the
रेवेन्यू साइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू बीन एडेड, बिकॉज जितनी देर तुम कॉस्ट बेस पे उसके साथ खेलते रहोगे वो चैंप है। तुम उसकी पिच पे खेल रहे हो कि यार मैं तो अब अच्छा फिर वो होता है मैं 10,000 ऑर्डर दूंगा आपको, मैं आपको 90 रुपये प्राइस दूंगा, ठीक है। वेयर एज नाउ आई एम कमिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू मुजम्मिल भाई आप 100 रुपये की सेल करें, 15 रुपये आपके वापस आ जाते हैं, मैं 7 रुपये बढ़ा सकता हूँ आपके कि 7 रुपये भी आपको कंज्यूमर के पास रहे, ठीक है, जो आपको भी पहले वापस आ रहे थे। मगर मैं 7 रुपये में से 3 रुपये अपने पास रखूँगा, 4 रुपये आपके पास आएंगे, लेट्स से, ठीक है। नाउ नाउ यू आर टॉकिंग टू मी एज अ बिजनेस गाय, नॉट लाइक कि यार मैं तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर हूँ। नाउ वी आर ऑन द सेम पेज कि यार सक्सेस दोनों का सेम है, मैंने इसकी सेल बढ़ानी है और मुजम्मिल भी चाहता है मेरी सेल बढ़े। नाउ आर सक्सेस लाइंस, हम दोनों एक ही पैराडाइम पे बात कर रहे हैं, दैट्स वेयर योर रिटेंशन इंक्रीजेस ऑफ द कंज्यूमर, दैट वाज आवर फिलॉसफी जहां हम मुझे शुरू बताएं हुआ कि था। इस वक्त जो जितने भी ई कॉमर्स के ये प्लेयर्स हैं, लॉजिस्टिक्स के जो ये प्लेयर्स हैं, आर दे, अब आपने बोला ना 31, मतलब मेरा दिमाग फट गया। पाकिस्तान में मीडिया के साथ फॉर एग्जांपल यही हुआ, 2-4 चैनल्स आए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बिजनेस न्यूज़ भी थी, ये भी था वो भी था, फिर उसके बाद ये हर बंदे ने एक मीडिया चैनल खोल लिया, 50 नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, सब एक ही खबर सुना रहे हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर बिजनेस उसका बिल्कुल आउट हो चुका है। इस वक्त पूरी मीडिया इंडस्ट्री गवर्नमेंट हैंडआउट्स पे चल रही है, और वो जब तक हैंड आउट आएगा वो चलती रहेगी, नहीं हैंड आउट आएगा तो वो सारी की सारी कोलैप्स कर जाएगी, और आखिर में 2-4 प्लेयर्स ही बचेंगे। ये जब भी एक नया फैड आता है, सो या वो आया फ्रोजन योगर्ट आई, एक बंदे ने खोली, बहुत अच्छी जा रही थी, 50 लोगों ने खोल ली, अब वो किसी का भी नहीं चला, सब बंद हो गए, राइट। सो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली आइडियाज इतने होते नहीं हैं, तो जब आपको एक चीज चलती हुई नजर आती है, उसकी आप पॉडकास्ट सुनते हो, आप कहते हो यार अगर इस पॉडकास्ट से सुन के इंस्पायर होके मैं अपना आइडिया ना निकालूं, मैं फिर इसी का आइडिया कर लेता हूँ, राइट। तो जब आपने बोला ना 31 इस वक्त लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो चुकी हुई हैं, तो मुझे जो इसमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि यार ये तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बिजनेस था, मैक्सिमम आप इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते थे, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जाएंगे, या एक एक राइडर जो है वो इतना ऑर्डर इवेंचुअली लेकर जाएगा कि अगर मार्जिन कम भी होगा तो वो ओवरऑल नेट के ऊपर अच्छे पैसे बना या लेगा। अब क्या हो रहा है कि यार F10 सेक्टर है, F10 सेक्टर में 31 राइडर्स आ रहे हैं, और वो बजाय इसके कि वो 4 राइडर्स जो हैं वो 500 ऑर्डर्स लेकर आए, वो 500 ऑर्डर्स 31 में डिवाइड हो रहे हैं, तो एवरी राइडर का शेयर कम हो रहा है ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हैंड ऐसे। आउट का। एंड सो वहां पर इट्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज रिड्यूस्ड बाय इनसेन कंपटीशन मोर सो देन एनीथिंग एल्स। एंड अगेन इसकी मैं मिसाल इसी तरह से दूंगा कि यस, कंज्यूमर को शायद शॉर्ट टर्म में ये जरूर लगे कि कंपटीशन इज गुड, कंपटीशन इज गोइंग टू हेल्प मी आउट, या बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहा होता है इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस, बिकॉज हर बंदा जो है ना वो बस इतना चला रहा है कि वो सस्टेन कर रहा है, रादर देन कि हर बंदे के पास प्रीमियम हो। मैं अगर लास्ट माइल डिलीवरी प्लेयर हूँ, मेरे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है, मैं अगर उसमें प्रीमियम निकाल रहा हूँ, तो प्रीमियम को मैं यूज़ करूंगा अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, पैसे उनको तनख्वाहें अच्छी देने के लिए, या तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगी। या um, या तो अब इसमें या तो ये हो कि यार कोई बेंचमार्क, कोई एसोसिएशन आ जाए, जो कि एसोसिएशन आकर के डिसाइड करे कि यार मिनिमम 150 रुपये हमारा बार है, उससे हम कम पे नहीं करेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट कवर होती हैं। उसके ऊपर जिसने जितना बेचना है वो 150 रुपये में, मतलब 140 बेचना है, 160 बेचना है, 200 बेचना है, वो आपके ऊपर है। बट कहीं ना कहीं एग्रीगेशन एंड ट्रस्ट, कोलैबोरेटिव ट्रस्ट जरूरी होगा इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। एंड इसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स पॉडकास्ट में पहले भी कह चुका हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी आता है, एज एग्रीगेटर आई लव टू नो योर थॉट अबाउट इट। देखिए आपके पास ना, अगर आपको नजर आ रहा है ना सिस्टम के अंदर कि यार ऑर्डर्स के साथ क्या होता है, तो अगर आपको नजर आ रहा है कि TCS का ऑर्डर लाड़काने में जाके फंसता है, या तो आप टेक्निकली डेटा से ये भी बता सकते हैं कि यार लाड़काने में इस रीजन का जो ये TCS का राइडर है ना, इसका कोई प्रॉब्लम है, मैं कहीं ना बता कहीं इसका सकता कोई हूँ प्रॉब्लम आपको, है, मैं आज भी बता राइट। सकता हूँ, तो क्यों जब मेरे आपको पास ये ये चीज डेटा आ पता रहा लग होता रही है। है, हाँ जब आपको ये चीज पता लग रही है, तो टेक्निकली आप देन बहुत ज्यादा आगे लेवल ऑफ प्रोएक्टिव इंसाइट जनरेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस होता है, उसमें फोन नंबर डलता है, उस पर नाम डलता है, तो यूजर जो है वो अक्रॉस मल्टीपल मर्चेंट्स, उसकी भी क्रेडिट हिस्ट्री स्टोर हो सकती है कि यार ये तो बंदा रिटर्न करता है, अब वो पहली दफा मेरे पास आया, पहले उसने 4 उस मर्चेंट को ख्वार किया, अब वो मेरे पास आ गया है, तो मैं एज अ प्लेटफॉर्म थियोरेटिकली फ्लैग कर सकता हूँ कि यार ये बंदा जो है ना, ये पहले भी बहुत ज़्यादा रिटर्न करता है, इसका ज़रा ख्याल रख लेना।
ये राइडर जो है वो अगेन जहां पर ये इंडस्ट्री आपस में डेटा शेयरिंग करना शुरू करेगी, वो राइडर जाता है एक जगह पे चोरी करता है, चोरी करने के बाद वो अगली जगह पे जाता है, कहता है यार मैं आपका राइडर की जॉब पे अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर वहां चोरियां करता है। 31 है ना, वो तो एक एक महीना लगाए तो वो तो 3 साल निकाल लेगा और वहां पे पैसे पैसे निकालता रहेगा। या अनलेस द इंडस्ट्री बिगिंस टू से कि भाई वी विल let a centralized aggregator or an association create a blacklist कि यार अगर तुम इधर खराबी करोगे तो तुम फिर पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट होगे। That's when you can see the behavior to begin to change as well. Yeah, so we have started creating that. We give you a probability success of your parcel to the customer कि कितना probability of success है कि उसे पहुंच जाएगा। अभी हम कस्टमर को इस तरह से प्रोफाइल करें क्योंकि हमें कस्टमर्स भी ऐसे ऑर्डर कर दिया डोर स्टेप पे आया नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ और एग्जैक्टली। वो भी है, सो वी ट्रैक दैट एज वेल कि यार इससे एडवांस पैसे ले लो, इससे ये ले लो, दैट्स वेयर वी आर गोइंग, बिकॉज केपीआई बड़ा क्लियर था कि इसकी सेल कैसे बढ़ानी है मर्चेंट की और रिटर्न कैसे क्योंकि कम इसके करना अंदर मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में दी थी। मेरे पास उस टाइम के ऊपर एक लड़की थी जिसने कोई तकरीबन 20-25 दफ़ा ऑर्डर किया था और मुझे पता ही नहीं था। ऑर्डर आता था, मैं एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट मारता था और वो ऑर्डर चला जाता था। और वो रिटर्न है। ऑर्डर आते रहते थे रेगुलरली, वो आते। पता ये लगा कि एक दिन मैंने देखा, मैं नाम इतना याद हो गया था, मैंने कहा यार ये एक ही नाम है। मैंने सिस्टम में जाके देखा, पता लगा। और बैक ट्रैक जब मैंने किया तो वो पता ये लगा कि यार वो कोई 12-13-14 साल की बच्ची थी। वो जो है ना वो ऑर्डर करना चाहती थी, वो ऑर्डर कर देती थी, अपने अब्बा जी का नंबर डाल देती थी, अब्बा जी को कॉल आती थी, अब्बा जी कहते थे नहीं ऑर्डर किया, वो वापस करते थे, बच्ची को डांटते थे, नहीं डांटते थे, वल्ला आलम, बच्ची फिर ऑर्डर कर देती थी। अब भाई मैं तो एक छोटी सी कंपनी था, मैं कहाँ सिस्टम बनाता कि इसको वेरीफाई करो। या दूसरे तीसरे ऑर्डर में मुझे पता लग जाना चाहिए था कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम कस्टमर है, इसको ख्याल करो। लाइक या कुरियर के लेवल पे ही हो जाता है, वहां नहीं हो रहा तो एग्रीगेटर के लेवल पे हो जाए। या या सो वी ये लेयर पूरी की पूरी हमने क्रिएट करना शुरू कर दी हुई है, वेयर वी हैव क्रिएटिंग विजिबिलिटी कि ये कस्टमर ने आपसे कितनी दफ़ा ऑर्डर किया, हर ऑर्डर पे टीम को नज़र आ रहा होता है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो स्मार्ट लेन एनेबल करता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा, क्योंकि जब एग्रीगेशन करते हैं हम तो उसके बाद हम डेटा, हमारे पास कंप्लीट डेटा आ रहा होता है तो हम उसको मर्चेंट को मच बहुत बेहतर इंसाइट्स दे देते हैं एज कम्पेयर टू अ सिंगुलर लॉजिस्टिक्स कंपनी जो उसे इंसाइट देती है। सो हमें ये बहुत क्लैरिटी थी मुजम्मिल के यार हम किस लेयर पे बिल्ड कर रहे हैं और किस चीज़ पे बिल्ड कर रहे हैं। फाउंड ये बहुत अच्छी क्लैरिटी थी और इसकी वजह से हमने हमेशा टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। और जहाँ आप कह रहे हो ना प्रॉफिटेबिलिटी, यार ये जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होगी वहाँ लोग फ्लॉक करेंगे, ठीक है। जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ फ्लॉक करेंगे, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। और 3 साल 4 साल लड़ेंगे सारे और उसके बाद अब कोरियर को भी पता है कि यार हमारे साथ ये हो रहा है। एसोसिएशन इज नॉट द वे। आई फील मार्केट प्राइस फिक्सिंग फ्लोर्स आर नॉट द वे टू डू इट। फिर आप इनोवेशन को स्टाइफल कर रहे हो यार, क्योंकि आपने अब बिग 4 बिग 5 जो है या बिग 6 जो है ना, वो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से मार्केट को मिल्क करते रहेंगे एक बहुत अरसा। कंपटीशन खत्म हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन आके कोई नई चीज़ ट्राई करने के अंदर, बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस हैं कि यार अगर आपने फ्लोर लगाया तो क्या, बेसिकली इट इज़ विद द वी। आई बिलीव दैट माइंडसेट ऑफ जो डिस्काउंटिंग है ना वो अब चेंज हो जाएगा, वो दोबारा वापस आ जाएगा, बिकॉज द कैपिटल इज नॉट फ्री एनी मोर एज आई सेड। अब नाउ एवरी वन इज लुकिंग फॉर अ रिटर्न ऑन द कैपिटल, रिटर्न ऑन द कैपिटल, जो return on the capital. And then now there's a new technology that has come in, that is the AI layer. Now we are also competing with that technology to bring in capital, क्योंकि अब जितना मेजर कैपिटल है, हाई रिस्क कैपिटल है, जो कैपिटल एंड टू एंड लेयर्स के अंदर बिलीव करते हैं, वो सारा उधर शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स AI इन्वेस्टमेंट. सो नाउ if you want more, if you want money to come towards you, fund managers deploy money towards you, you need to show returns in this layer, because this is not the high risk layer anymore. High risk layer is AI now. Are you going to be going for another round anytime soon? We are in the process of our series A, but our one of the objectives of our series A which we are raising is कि we want to get capital from the local ecosystem in PKR
as well, Hmm. not just international Is dollar. that an interest for the debt fund, or is that Both we are to interested in both the debt fund, because debt fund के अंदर तो we believe in having local capital. International capital in dollarized तो लेके नहीं आना, because that's going to be a completely different variable than we will have to control in the short term. That is currency risk exposure, and that risk and exposure in Pakistan uh, Hmm. can make and break you, really make and break you. ठीक है? And so we don't want to take that risk today. And it's more on the debt fund side. We want to aggregate local capital and also equity, because Hmm. we have started talking with institutions, local institutions, how they can come in. Because at the end of the day, you have local institutions, fund managers as well, like Park Libya, Park Qatar, Park China. If you are, so मेरा बिलीव ये है कि यार वीसी इकोसिस्टम का इवेंचुअली लोकल फंड मैनेजर्स के पास जाता है पैसा, या आप लेके जाते हो फिडेलिटीज ऑफ द वर्ल्ड के पास या बिगर फंड्स के पास. इट्स अ कंप्लीट थिंग वेयर smaller funds come in, they underwrite the high risk, that is seed round. फिर बड़े funds जो हैं वो सीरीज बी में आते हैं, they buy, the smaller one gets an exit. It's a complete system that runs on Hmm. the back end. It's not that simple कि यार we raise and exit के ऊपर पैसे मिल रहे हैं. कुछ इन्वेस्टर को सीरीज बी पे एग्जिट चाहिए होता है, किसी को सीरीज सी पे चाहिए होता है, किसी को सीरीज ए पे भी चाहिए होता है. सो यू हैव टू कीप योर इन्वेस्टर बेस हैप्पी एज वेल, कि यार दे आर गेटिंग Hmm. अप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोफाइल एंड रिटर्न्स एज वेल. तो हम चाहते हैं कि यार पाकिस्तान इकोसिस्टम में से लोकल पीकर निकाला जाए, और Hmm. we give them returns on their local capital on the debt fund side as well. And even if they want to take equity risk, so we do that as well. And for मुझे ये us, बताएं कि जो आपका डेट फंड है इस वक्त, यू obviously you're going to institutions to raise that yeah, sort of. Do you think you can, or do you intend to at some point, because I'm assuming obviously that has a stakeholder win-win attached to that aspect as yes, well. उसकी ज़रा एक economics होगी, actuarial model होगा of how that sort of works. क्योंकि पैसा तो मूव हो रहा है ना, पैसा मर्चेंट का भी मूव हो रहा है. मर्चेंट जो है काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, मेरे पास पैसा आ रहा है, अब वो मेरे अकाउंट में, मैं ई कॉमर्स का बिजनेस था ना, अच्छा टाइम आता था, तो मेरे पास पैसा पड़ा होता था, मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैं क्या करूँ उस पैसे का. और वो जो है जी, अब वो पड़ा हुआ है, वो अगला साइकिल 6 महीने बाद. ये अगैन मैं कह रहा हूँ, ट्रेडर बिजनेस बड़ा फ़र्क है. yeah, उसको yeah, फ़ौरन पैसा चाहिए, उसको फ़ौरन पैसा आगे मूव करना है, और नई नई प्रोडक्ट लानी है, फिर नई प्रोडक्ट्स बेचनी है. yeah, जो जो अपना ब्रांड चला रहे होते हैं, जनरली उनका साइकिल्स होते हैं. हमने मटेरियल बनाया, पाँच yeah, हज़ार पीस बना के वेयर हाउस में रख लिया है, yeah, वो 5,000 पीस अगले 3 से 6 महीने में yeah, बिकेंगे. yeah, तो उसका जो कैपिटल रिटर्न हो रहा है ना, वो मेरे बैंक अकाउंट में बैठा सड़ रहा है, yeah. राइट. सो टेक्निकली आई डोंट नीड मनी इमीडिएटली. आई वुड रादर कीप इट विद यू फॉर 6 months इफ आई कैन गेट अ रिटर्न ऑन इट, बहुत टेम्पटिंग है राइट. ये करना, बट ये और एक नया प्रोडक्ट बनाने के इक्वलेंट है. हाँ, और सिमिलर अगर ऑल्टरनेटिव मैं करूं कि पाकिस्तान में बैंक्स का जो काम होना चाहिए था वो उन्होंने अचीव नहीं किया, वो सारा पैसा गवर्नमेंट को देते रहे, तो लोगों के पास सेविंग्स का कोई जरिया भी नहीं बचा कि यार प्राइवेट सेक्टर को, मैं टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं, आप बैंक्स का काम कर रहे हैं उनके लिए कि यार प्राइवेट सेक्टर को अगर लेंडिंग चाहिए तो वो अपना कैश फ्लो चलाने के लिए और वो सारा करने के लिए क्रेडिट लाइंस निकाल लें हम्म, इन अ डिफरेंट वे, या राइट. अब मैं अपना पैसा बैंक में रखूं, बैंक में रख के मैं जो है वो उसके ऊपर सेविंग्स अकाउंट वगैरह में रख लूं, या वो मैं पैसा आपके पास रख दूं और मैं उसमें जो है ना वो कर लूं. देयर इज अ बिग अगेन, एंड आई नो, आई माय अंडरस्टैंडिंग इज कि आपका जो डेट फंड है वो आपका जाहिर है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपका पार्टनर के थ्रू हो रहा है. या बट इज देयर अ वे टू डेमोक्रेटाइज द फंड रेज यस, फॉर दैट डेट फंड? yes. So that's our medium to long term vision is, there's two part of this equation. One is the supply side of the capital side of the equation, and second is the distribution and aggregating merchant side of the equation. So that's how we are as a team as well. So one just focuses on the supply side to to aggregate capital and raise capital on the supply side. That might be equity capital, that might be debt capital, that might be structuring portfolios. That's what I do. And my other two co-founders,
they're phenomenal. They generate demand for that capital. So that's how this complete thing works. And yes, this was my vision. Finja got the first P2P lending license back in the day. And I always have a vision that you can bring in retail investors to invest into these value chains. ये businesses बहुत आसान है समझना. मेरा हमसाया अगर ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहा है तो मैं शायद उसमें पंट ले लूँ ऑन अ कम्युनिटी लेवल. एंड दैट इज़ हैपनिंग इन लेगेसी वर्ल्ड के अंदर. आप लाहौर के अंदर शालमी मार्केट चले जाएं, वहाँ एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को लेंड कर रहा होता है. एंड दिस इज़ नॉर्मल. ठीक है. एंड देयर इज सोशल अंडरराइटिंग का एस्पेक्ट भी एग्जिस्ट करता है. मेरा बिलीव ये है कि नॉट टुडे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम जिसके अंदर एजुकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी. दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम जो अभी सॉल्व स्मार्ट लेन इंटेंट्स टू सॉल्व टुडे. कि यार मैं लोगों को इधर लेके आऊँ कि आप अपना पैसा रिटेन करो, ये क्योंकि फिर पहले जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस को स्केल करते हैं. ठीक है. मर्चेंट को अभी क्या है, उसको लिक्विडिटी स्टाव है, लिक्विडिटी चाहिए. सेविंग्स तो बाद की बात है. वेल्थ मैनेजमेंट इज अ बाद की बात. पहले अभी उसकी जर्नी के अंदर वो छोटा है, उसने मीडियम होना है, बड़ा होना है, उससे बड़ा होना है. लेट्स स्टार्ट हेल्पिंग हिम इन दैट जर्नी. और yes, then there would be a journey, inshallah, 24 months, 36 months down the road, where he will be able to directly invest into the debt fund seamlessly. That might happen quicker as well. But अगर मेरे हमसे आज पूछे, we see that as a source of capital into the debt fund. But अगर उसको मीडियम टर्म में करना चाहते हैं कि नहीं, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन फॉर अस. बिकॉज अभी हम क्लैरिटी से मर्चेंट को हेल्प करना चाहते हैं. मर्चेंट से पैसे नहीं मांगना चाहते, उसका रेवेन्यू इंक्रीज कराना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नहीं, आई अंडरस्टैंड. आई थिंक जो मैंने चुटकुला छोड़ा भी इस वजह से, बिकॉज आई सी अ सर्टेन चेंज. बहुत मैं अगर मैक्रो 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 पे निकल जाऊँ ना, या तो मैं एक चीज़ चेंज देख रहा हूँ. आपने बड़ी अच्छी बात बोली. आपने कहा कि द वे दैट द मनी फ्लो इज सॉर्ट ऑफ इवॉल्विंग. वो 2022 से पहले फ्री मनी था, उसके बाद फिर स्ट्रिंजेंट मनी हो गया. मैं जो होता देख रहा हूँ, ये होता देख रहा हूँ कि कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ना शायद कम्प्लीटली गायब हो जाए, या वो उसका बहुत ही गंदा विंटर आ जाए, बेस्ड ऑन दी ग्लोबल चेंजेस जो आ रही हैं. बैंक्स के लिए बहुत अच्छा टाइम बीता, बैंक्स के लिए मुझे बुरा टाइम भी आता हुआ नज़र आ रहा है. जो जो आपका सॉवरेन डेट क्राइसिस पोटेंशियली एक होराइजन में खड़ा हुआ है, वो बैंक्स को बहुत मैसिवली हिट करेगा. एंड आई थिंक वहाँ पर जैसे जैसे उन्होंने, वो इतना आसान नहीं है कि अब वो कहेंगे नहीं नहीं, नो मोर गवर्नमेंट, लेट्स गो टू द प्राइवेट सेक्टर. उनका डीएनए नहीं बना, वो बाबू हैं सारे, उनका काम ही आसान हो चुका है, तो चस्का उनको चढ़ चुका है. मीनवाइल मैं एक और दुनिया इमर्ज होती देख रहा हूँ जिसको लोग सीरियसली ले नहीं रहे. वो इस वक्त ले रहे हैं कि यार ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये तो जो ना जो उसमें सट्टा बनाया हुआ है उन्होंने उसको, कि यार मैं एक टोकन की वैल्यू के ऊपर मैं पैसे बनाऊंगा. अच्छा, वो टोकन की वैल्यू के ऊपर इट्स अ ग्रेट पंप एंड डंप स्कीम, वट एवर. बट लेकिन एक्चुअल में जो मैं उसका रियलिस्टिक आउटकम होता हुआ देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि यार आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक डेमोक्रेटाइज्ड स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको आप चाहे अपनी कंपनीज के लिए फंड रेज के लिए, चाहे वो डेट के लिए फंड रेज करने के लिए, आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. आई पर्सनली थिंक कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म वी विल बिगिन टू सी दीज यूज केसेस इमर्ज, वेयर आज अगर आप जाते हैं और जाके कहते हैं मैं कंपनी का आईपीओ कर रहा हूँ और मैं पैसे रेज करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी एट लार्ज उसको नहीं समझ आती. आज आप जाते हैं, कहते हैं मैं एक डेट फंड बना रहा हूँ, मैं तुझे 8%, 10%, 12% रिटर्न दूंगा. पाकिस्तानी एट लार्ज को नहीं समझ आती. उसको ये जरूर समझ आती है कि यार मैं मुझे इतने पैसे दे, मैं तुझे महीने के 50,000 रुपया दे दूंगा, और फिर आखिर में डबल शाह की स्कीम में मार खा जाता है. उसको क्रिप्टो करेंसी में हर बंदा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसका पैसा डबल हो जाएगा. बट उसकी अगली एवोल्यूशन, चूंकि वो उसके लिए वो इतना इजी हो चुका है एक्सपीरियंस, कि वो मोस्ट लाइकली कल को उस ब्लॉकचेन के थ्रू वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा. दुबई में बड़े मजे का काम हो रहा है. ये जो आपके disturb.com वाले हैं, ये बड़े मजे का काम कर रहे हैं. आई डू बिलीव रिटेल इन्वेस्टर्स आर द फ्यूचर. आई डू बिलीव इवेंचुअली आपका जो कस्टमर है, जो 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 आपसे शायद खरीदता भी नहीं है, वो मर्चेंट से खरीदता है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्टेड है वन वे और द अदर, वो भी, आपका मर्चेंट भी, आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे कोलैबोरेटिव तरीके से फंडिंग भी वही कर रहे होंगे, डेट की फंडिंग भी वही कर रहे होंगे, वही उससे सारा निकाल रहे होंगे. एंड आई थिंक institutions, data aggregated institutions like yourself are going to be very, very powerful in the future if they are able to create the right insight. Because eventually जो उसकी finance side है, वो सिर्फ उसकी जो 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 rails हैं, वो blockchain ने already बिछाना शुरू कर दी हैं. And it's really a matter of
connecting with you guys to be able to enable that to for millions of users जो कि very very rapidly चीजें build कर सकते हैं. So I do 100%. agree with that. I just wanted to sort of get your thought on the future of that. 100%. मेरे मुताबिक वो जहाँ AI लेयर जा चुकी है, where we are going toward generative AI and agentic AI. Generative, for example, मुजम्मिल का मैं पूरा कंटेंट लेता हूँ और लेट्स से कि मुजम्मिल इज़ एन आर्टिस्ट, मुजम्मिल की सारी ड्राइंग्स मैंने AI को अपलोड कर दी एंड AI गिव्स मी एन आउटपुट. नाउ इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिमिलर आउटपुट टू मुजम्मिल्स वर्क. अब उसकी रॉयल्टी मुजम्मिल को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाउ वुड आई डिटर्मिन कि उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सो हमने बिल्डिंग, अब नाउ इज़ अ पॉइंट कि ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ AI कमिंग इन कि यार जनरेटिव कंटेंट आ रहा है, बट उसके अंदर नाउ न्यू लॉज हैव टू बी मेक. यार कॉपीराइट का क्या होगा, ट्रेडमार्क का क्या होगा, व्हाट इज द चेंज? ठीक है, अब ये सारी चीज़ें. बट पीछे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है ग्लोबली इन 2018, 19, 20, वो NFTs. हाँ, वो NFTs NFTs को उस टाइम पे किसी ने समझा नहीं. समझा नहीं. एक्चुअल में NFTs आर जस्ट अबाउट दैट कि यार आपने लॉक कर दिया और लॉक करके जब आपने उसको ट्रेनिंग के लिए बेचा या आपने उसको इन्फ्रेंस के लिए Yeah. बेचा तो आप उसके ऊपर पैसे बना सकते हो. Yes. So basically, NFT will kind of trademark a prompt or an output, and then you can monetize without a clearinghouse using the blockchain rail. So I see blockchain as a technology that is going to power the future fintech layer. There would be no DBs, databases, or local. It would be blockchain without any clearing houses that is making the transaction go through. और आपको पूरी transaction की trail मिल रही है कि यार ये एक टोकन जो है इसकी जिंदगी में किसके पास बर्थ हुई थी, किसने माइन किया था और आज तक है. ठीक है. सो एंड आई थिंक वही वाली बात है ना कि वो इट्स रियली अ मैटर ऑफ रेगुलेशन एट अ सर्टेन पॉइंट जिसमें आज लोगों को शायद समझ ना आए क्योंकि चीज़ें जो हैं वो रैंडमली जनरेट हो रही हैं. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इवेंचुअली होगा ये, वो आपके AI की ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर बन रही है ना. लोग AI को समझ नहीं रहे हैं. चैट GPT और ऑल ऑफ दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स लाइक विंडोज जो आया था और विंडोज के फॉर ऊपर जो मी सारा बिल्ड AI हुआ इज था. अ न्यू CPU. बेसिकली Absolutely. मैंने अपने लैपटॉप के अंदर से कंप्यूट खत्म करके आई पुट इट इन द क्लाउड. Now I just need a very low computing power in my devices and everything is on the cloud and getting computed there. And एंड जब वो सारे के सारे जब ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के ऊपर वो जब प्रोड्यूस कर रहा है जो भी बेस पे वो प्रोड्यूस कर रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ कि आपने उस टाइम के ऊपर उसमें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन NFT डाल दिया. yeah, वो मेटा डेटा होता था ना एक जमाने में, तस्वीर खींचो yeah, उसके पीछे मेटा डेटा होता yeah, था. जब वो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, अब वो बाय लॉ सैमसंग की तस्वीर खींचते हुए भी NFT क्रिएट होगा, बाय लॉ yeah, ओपन AI का इमेज जनरेटेड की तरफ भी NFT होगा. तो देन व्हेन ऑल ऑफ दैट हैपेंस, अब वो सैमसंग की पिक्चर जब फेसबुक अपलोड हो रही होगी तो वो उसका NFT चेक करेगा तो वो अपलोड करेगा, वरना वो कहेगा कि जानी तेरी पिक्चर जो है ना रैंडो है, मैं इसको अपलोड ही नहीं करता, पोटेंशियल डीप फेक है. yeah, yeah, इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू इयर्स, ये सारा का सारा रेगुलेट हो जाएगा एंड देन अ लॉट ऑफ लोग बहुत डरते हैं डीप फेक से. yeah, yeah, मेरे हिसाब से इट्स अ मैटर ऑफ दरमियान में कुछ मार खाएंगे ट्रांजिशन में लोग, कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कोई खप मचेगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई yeah. रेगुलेशन आएगी. बट इन द लॉन्ग टर्म आई डोंट सी दैट एज अ बिग Same प्रॉब्लम. here. इट्स समथिंग जिसकी जो है ना वो टेक्नोलॉजी फाउंडेशनल रेल्स बिल्ड हो चुकी हैं, उसमें सिर्फ कनेक्टर्स बना के आपने उसके ऊपर एप्स बनानी Yeah. है. We're at the 1 hour 45 minute mark. सर मैं इसको रैप अप करता हूँ उमर भाई. मुझे एक सवाल कर मैंने शायद लास्ट टाइम भी किया होगा, बट आई लव टू नो एन अपडेटेड आंसर बिकॉज अ लॉट हैज हैपेंड सिंस देन एंड थिंग्स हैव गॉटन बैड क्वाइट अ लॉट एज वेल, थिंग्स हैव गॉटन गुड और स्टेबलाइज्ड दरमियान में एज वेल. कल मैं देख रहा था, मुझे बड़ा आई हैड अ बैड फीलिंग इन माय स्टमक एज वेल व्हेन आई सॉ द हफीज पाशा साहब हु इज prominent economist in Pakistan. उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया about how पाकिस्तान में while the economy has stabilized और rather जो ups and downs हैं इकोनॉमी के वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गए हैं. उसका एक आउटकम जनरेट हुआ है जो कि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि जब हम पाकिस्तान की ओवर हीटेड इकोनॉमी को रोकते हैं तो और चूंकि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में हमेशा जो है ना जो आपका बॉटम ऑफ द पिरामिड लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है अब वो पिसता है. और उसमें ये हुआ है कि 45% अकॉर्डिंग टू हफीज़ पाशा साहब पाकिस्तान में पॉवर्टी हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक का जो मिनिमम पॉवर्टी नंबर है. And that's huge. Compound हुआ है further by the flooding that KP and Punjab saw this season.
उसके साथ उन्होंने कहा कि जी 27% अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा डर इस वजह से लगता है बिकॉज हर साल पाकिस्तान में 50 लाख बच्चा जो है वो वर्किंग एज को पहुँच रहा है। तो नंबर बहुत रैपिडली बढ़ी बढ़ी जा रहा है वर्किंग एज हम्म पॉपुलेशन का, और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। हम्म तो इट इज़ while where we've reached stability on some level, जो कि 2023-24 में बड़ी टेंशन थी बैंक्रप्सी की और हम्म इसकी उसकी, वो शायद अब टेंशन ढल चुकी है। लेकिन ऑन ग्राउंड हालात बड़े ख़राब हैं। इस सारे को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट टर्म के ऊपर जाहिर है कि बंदा तो बहुत परेशान है और उसको वो परेशानी लेजिटिमेट भी है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर 25 साल का आपसे आउटलुक पूछूं, हम्म 2050 का पाकिस्तान, तो आज को इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप 25 साल बाद का पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स कि गवर्नमेंट ने अगर ये कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर ने ये कर दिया, बस जस्ट गिव मी एन एक्सट्रापोलेटेड व्यू कि इफ everything is keeps on happening as it happens, how do you think nature will come into play? And keeping in mind all of the changes that are happening in the world, including geopolitical, financial system, new हम्म world order, हम्म and an aging population of the West, while also becoming more inherently nationalistic and anti-immigrant. How do you see Pakistan in 2050, based on your own experience? अगर मैं आज पाकिस्तान को आज से अगर evaluate करता हूँ where we are standing today, there are a lot of things that need to change if we want to be a thriving economy in 2050. I'm very clear about that. McKinsey की रिपोर्ट जो मर्जी करे, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो मर्जी कहे, जिसकी रिपोर्ट जो मर्जी करे, विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस टाइम। मुझे 20 साल से ये नहीं समझ आई, आई अंडरस्टैंड फाइनेंस के पाकिस्तान की इकोनॉमी जाना कहाँ जाती है, व्हाट इज़ आर इकोनॉमिक फाउंडेशनल डिज़ाइन। ठीक है, मतलब कि मैं एग्री बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहता हूँ, मैं सर्विस बेस्ड बनना चाहता हूँ, मैं एक्सपोर्ट बनना चाहता हूँ, मैं फ्री लांसर बेस्ड बनना चाहता हूँ। हर 2 साल बाद देयर इज समथिंग न्यू विच आई डोंट अंडरस्टैंड। हमें ये पता ही नहीं है दैट विच लेयर ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम वी वांट टू बिल्ड इन। It's a global ecosystem right now running between two world powers, that is China and US. Leave politics aside, leave foreign policy aside. Do you want to build in the mining space? Mining space mein what are your mining minerals that are future dependent? Do you have lithium? Do you have cobalt? Is sodium ion bad? There is no vision in terms of the thesis of for 25 years where the world is going, और मैंने किस layer पे build करना है, in terms of अगर हम अभी तक मेरा I was having this conversation today with a friend, like while I was driving to Islamabad, कि यार why don't we give this roads and infrastructure to all private parties on a public private partnership and tell them कि यार ये legacy business है, ये एक तरीके से चलते हैं, these are not high risk businesses, you capital लगाओ और return लो, return government can give in taxpayers money over the next 25 years 10 years and you are building it running it efficiently, और बाद में बेशक गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दो या गवर्नमेंट आगे दे दे। Government needs to put their spending in the highest risk infrastructure layer. हमारे पास एक्सेस बिजली रही है यार पता नहीं कितने सालों से, एंड वी हैव बीन क्राइंग कि यार एक्सपेंसिव एनर्जी कॉस्ट है। थिंक अबाउट उस एक्सपेंसिव एनर्जी कॉस्ट से क्या प्रोडक्ट बन सकता है विच यू कैन गेट इनफ वैल्यू आउट ऑफ। डेटा सेंटर्स, लुक एट इंडिया डूइंग सोलर पार्क्स, डूइंग डेटा सेंटर लेयर। डू वी हैव अ स्ट्रैटेजी कि यार मेरी कंप्यूट लेयर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करेगी, पाकिस्तान से बाहर एग्जिस्ट करेगी, कहाँ एग्जिस्ट करेगी? मेरी पाकिस्तान की जो पूरी गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंदर डेटा लॉक्ड है उसको कैसे अनलॉक करना? वी क्रिएटेड नादरा इन 2000 और हम अभी तक उसी को कहते हैं कि यार 25 साल हो गए कि हमने नेशनल आईडी कार्ड डिजिटाइज कर लिया था। 25 ईयर्स, उसके ऊपर और कितनी लेयर्स हमने ऐड किया ऑफ डेटा, नहीं की। That's you need to unlock the Pakistan government data, digitize it and unlock it. That's where your future growth in the AI world is going to come through. The more you streamline and digitize data, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है यार, दोबारा सारे स्कूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन लीपफ्रॉग, यू आर इन द न्यू एज, वही किताबें पढ़ाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। रीथिंक, रीटूल योर एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हमने आज तक बजट डेफिसिट के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे जीडीपी ग्रोथ किया।
वी हैव नेवर बीन हम्म एवर, शायद मेरे लाइफ टाइम में मैंने नहीं देखा हमने कभी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट या हमने पॉजिटिव बजट दिया, कभी भी नहीं देखा, ठीक है। हम्म आई एम बोरिंग एंड आई एम स्पेंडिंग ऑन लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क बना दो, ब्रिज बना दो, ये बना दो। उस सड़क ब्रिज से क्या निकलेगा? कॉमर्स तेज कर लूँगा, ये कर लूँगा, रेवेन्यू साइड पे क्या पोटेंशियल है उसका? कनेक्टिविटी, दैट्स वेयर आई एम लॉस के यार। अभी तक वी आर स्टिल इन 80s 70s। सड़क बना दो, बिल्डिंग बना दो, ये बना दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करा दो, दैट्स द ईजिएस्ट वे टू ग्रो जीडीपी। बोरो करो, इंफ्रा पे लगा दो भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ेगी, स्टील की इंडस्ट्री चल पड़ेगी, ये इंडस्ट्री चल पड़ेगी। व्हाट इज द ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ योर इकोनॉमी? कुछ नहीं अंडरलाइनिंग इस टाइम। व्हाट इज द लेयर? हम लेयर तो चूज कर लेंगे यार, व्हाट इज द लेयर दैट वी आर गोइंग टू? मैं इंफ्रा लेयर पे compete करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर लेयर पे compete करूंगा, मैं सर्विस लेयर पे compete करूंगा, किस लेयर पे compete करना है? इन द AI where the clouds of the world are taking you, the chat GPT and the deep seeks are taking you, what is agentic AI, what is generative AI, our policy makers don't know how to। मैं अगर content NFT की रेगुलेशन चाहिए मुझे इस टाइम, पाकिस्तान की सारों से बड़ी मेरे ख्याल से पॉजिटिव डेवलपमेंट ये होगी, मेरी अगर एवरेज एज ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो 60 से उठ के कहीं 35 पे आ जाए ना, तो शायद पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव चेंजेस खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो 60 एंड that generation, and they don't understand where the new world order is going, where the new world is going, where everything is going. They are biased by the legacy things that they have. The way a Gen Z looks at the world, you and me don't look at that world that way. उसका जो next 10 years का व्यू है, वो जिस लेयर में बिल्ड करने का सोचता होगा, शायद मैं और आप ना सोचते हो। सो वन ऑफ द, जिस दिन ये एज, political age of people in our assemblies start coming down, education भी नहीं, age start coming down, and a world perspective and exposure वाले लोग आना शुरू हो गए, and you where आप ये फैसला कर लो ना कि यार हमारे पॉलिसी मेकर्स का काम है नेक्स्ट 3 साल सिर्फ हमें अगले 25 साल की पॉलिसीज देना, सिर्फ पॉलिसीज देना, हम we will be on the right course. We don't have a policy framework from the last 25 years. Never had one. A clear policy direction के यार as a country हमने क्या करना है। सिंगापुर जहाँ है, they had a clear direction कि यार अगले 30 साल यही काम करना है, ट्रेड करनी है, we are the trading hub, and that's where they spent their life doing. Look at China. China said we are going to be an engineering-led country which will create a production stack, and they created the world's best production stack. मैंने करना क्या, मुझे तो ये नहीं पता, मैंने एग्री करना है, कभी वी वांट टू डू एग्री, कभी वी वांट टू डू एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कभी वी Mining, वांट टू डू which are माइनिंग, कभी वी वांट टू डू समथिंग एल्स। डिफाइन। no that makes sense. I think जो इसके अंदर एक चीज मैं मैक्रो के ऊपर देख के कहूंगा ना, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि there is a huge mismatch between the very small boomer layer of old people who are consistently trying to cling on to power, and trying to go back to a world that they grew up in. That world does, unfortunately or fortunately, does not exist. It is a much more democratized world. It is a much more connected world. It is a much more unified world. And over the last decade and a half, either they have conceded power and they have, or they have enabled innovation so that the population can continue to allow them to hold power, or they have been disrupted forcefully. And इसकी एग्जांपल ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर आज जब सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो पूरे सऊदी को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो आज से 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन उसको करने के पीछे उनकी एक अरब स्प्रिंग आई थी, जिसकी वजह से इंसानों को समझ आई थी कि भाई हमारी ये पॉपुलेशन हमें खा जाएगी अगर हमने अपने आप को ओपन अप नहीं किया। वही सऊदी जो कि पाकिस्तान से 10 टाइम्स ज़्यादा हार्ड लाइन था, आज वो क्या कुछ नहीं कर रहा और किस तरीके से उसने अपने आप को पोजीशन कर लिया है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। लोग उसको 10 बातें बोले, बट दैट इज हैपनिंग ऑन द बैक ऑफ द अरब स्प्रिंग, दैट बेसिकली वाज अ वेक अप कॉल फॉर दीज पीपल,
to basically open up and reimagine their economies. And that is what has allowed for their next generation of leadership to consolidate power. Yeah. अगर आप आज मैं नहीं कहता कि यार आप पॉलिटिशियंस जो हैं वो छोड़ दें और अपने बच्चों का ना ख्याल रखें और आप छोड़ के चले जाएं और सारा कुछ कर लें और नई लीडरशिप आने दें। मैं कहता हूँ सर आपका काम धंधा यही है, आपका बिजनेस यही है, आप यही करें। लेकिन फिर आपको री इमेजिन करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पावर को चेंज करना पड़ेगा, आपको ये लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, आपको रीथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे अपने नेबरहुड में नेपाल में जेन जी रेवोल्यूशन एक वजह से कही जाती है, जिसमें उन्होंने अपना अगला लीडर डिस्कॉर्ड पे चूज किया। Yeah. बांग्लादेश में जेन जी रेवोल्यूशन एक वजह से कही जाती है। Muzammil, I think MBS is not much older than me and you. He would be very Absolutely, similar yeah. age. That's why that's Yeah. happening. And that's why he's thinking in that direction. Why Saudi government never thought in this direction? Same. The boomer generation was always there on the helm of power. He came in, he realized it कि यार I need to break this cycle. ये cycle ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता. We don't realize that. कि यार ये cycle ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता. Because as you say, that boomer generation just looks at their lifetime. They don't care about the generations that are coming below. And इंसान selfish चीज़ है, ठीक है? And मैं उसको गलत नहीं कहता कि they have a wrong perspective. We all are selfish in some aspect, but ये human nature है. That's why you need 35-30 years old leadership to come through. Make sense. उमर भाई यहाँ पर मैं इसको wrap up करता हूँ. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. I'm excited to see where you guys go from here. And particularly जो आपकी fundraising है, I hope it goes well. And I hope to see an announcement soon enough. Inshallah. Inshallah. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below. Are you planning to start an e-commerce business? Do you already run an e-commerce business? Particularly जो हमारी बात हुई about how जो डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स स्पेस है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस कहीं ना कहीं लैक ज़रूर करती है. आपके एक्सपीरियंस में क्या मसाइल हैं, किस तरह से उनको बेहतर किया जा सकता है? आर यू रेडी? बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड, आई एम्पथाइज विद यू गाइज एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मार्जिन ऑलरेडी बड़ी रेजर थिन है. उस पर 50-60-100 रुपए का डिफरेंस आ जाए अगर लॉजिस्टिक्स में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिमांड हिट जरूर करेगी. लेकिन इट इज़ अ विकेट प्रॉब्लम, इट इज़ अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम के विदाउट एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स आप सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं कर सकते. और अगर आप सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं कर रहे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का ट्रस्ट लॉन्ग टर्म पे ई कॉमर्स के ऊपर हिट कर रहा है. तो हाउ डज वन सॉल्व इट? आई वुड बी हैप्पी टू हियर योर पोटेंशियल पॉसिबल सजेशंस. But nonetheless, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.